गुड संतोष। या राहुल, वी आर गुड। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव, प्रेसिडेंट बिल्डिंग बिहार। आज एक नई सीरीज के साथ आप लोगों के सामने आया हूं, जिसका शीर्षक है फ्यूचर ऑफ बिहार और टैगलाइन है एनफ ऑफ प्रॉब्लम्स, लेट्स टॉक अबाउट सॉल्यूशन। जी हाँ, हमने अब तक समस्याओं पर सारी चर्चा कर ली है, पर अब बात समाधान पर होगी। सम्मेलन शुरू होने से पहले मैं देश विदेश से जुड़े मेरे सारे श्रोतागण को बहुत बहुत धन्यवाद पेश करता हूं, जो हर रविवार अपना समय निकालकर हमसे जुड़ते हैं। मैं अपने श्रोताओं से पूछता हूं कि हम सब समाधान चाहते हैं, पर किससे पूछें ये सवाल, किसके सामने रखें अपने दिल का दर्द? इसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, ताकि हम दलों के प्रतिनिधियों से अपने सवाल पूछ सकें। और इस सोच के साथ बिल्डिंग बिहार की टीम ने हर पॉलिटिकल पार्टीज तक पहुंचने का प्रयास किया, और हम शुक्रगुजार हैं आरजेडी के तरफ से माननीय एक्स डिप्टी सीएम और करंट नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का, जिन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार हमारे मंच पर आने के लिए तेजस्वी जी। तेजस्वी जी, इस मंच के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि भले ही हम अपनी मिट्टी से दूर हों, कोई बेंगलोर, कोई पुणे, कोई यूएसए, कोई लंदन, ऑस्ट्रेलिया, पर जब बात बिहार की होती है तब पूरा बिहारी समाज एक मंच पर खड़ा नजर आता है। मैं एक यह भी बता देना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि हम अपने सुख सुविधाओं की दुनिया में मसरूफ हम अपने बिहारी समाज को याद नहीं करते, बल्कि उनके दुख से दुखी होते हैं, उनके गमों में रोते हैं, उन्हें हर संभव प्रयास करते हैं कि उनकी जरूरत में कुछ काम आ सके। हम सब इन आंखों में एक प्रगतिशील, शिक्षित और बेरोजगारी मुक्त बिहार का सपना लिए सोते हैं, जागते हैं। तेजस्वी जी, बिल्डिंग बिहार की टीम ने निरंतर समाज की सेवा में अपना बहुमूल्य भूमिका निभाई है। चाहे वो बाढ़ का प्रकोप हो या कोरोना वायरस की जैसी महामारी में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भूख से मरते तरफ के लोगों की सहायता पहुंचाने का प्रयास हो, हम हर पल अपनी सेवा देते रहें। किंतु सवाल यह है कि आखिर कब तक हम इस मजबूर हालात से लड़ते रहेंगे, इनमें जीते रहेंगे? और हम शिक्षा के क्षेत्र में अंतिम पावदान पर हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में बदहाल स्थिति है। रोजगार की तलाश में लाखों की तादाद में आज भी बिहारी समाज पलायन करते हैं, लेकिन इस पीर को, इस दर्द को, इस व्यथा को सुनने वाला कोई नहीं। देश विदेश में बैठा बिहारी समाज बस एक आस लिए टकटकी लगाए बैठा है कि आखिर कोई तो आए और इन समस्याओं का निवारण करे। बिहार के गरीब लाचार जनता का दर्द देखकर व्याकुल दिल, तड़पता मन कहना तो बहुत कुछ चाहता है, पर समय की सीमा है, और हम चाहेंगे कि आज के अतिथि माननीय तेजस्वी जी उनके 2020 के चुनावी मुद्दों पर चर्चा करें। आप हमें बताएं कि आपके विजन, मिशन, एजेंडा में शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के लिए क्या स्थान है? आपके दल की दावेदारी में बिहार के विकास की परिभाषा क्या है? क्या एक गरीब का बच्चा अव्वल शिक्षा पाने की उम्मीद रख सकता है? क्या अब एम्बुलेंस की कमी की वजह से मां अपने बच्चे को गोद में दम तोड़ता नहीं देखेगी? क्या अब भी बिहार के लाखों लोग अपने परिवार से दूर पलायन करते रहेंगे? तेजस्वी जी, आपसे गुजारिश करता हूं कि इन सभी पक्षों पर आप अपने विचार रखें, अपनी पार्टी का विचार रखें, और उसके बाद हम ओपन हाउस करेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, ताकि हमारे ऑडियंस आपसे रूबरू हो सके, अपने सवाल पूछ सकें। बहुत लोगों का सवाल है, बहुत लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आपके सामने अपनी सवालों को रखना चाहते हैं, इसलिए वंस यू आर डन वी कैन स्टार्ट द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। जी, ओवर टू यू तेजस्वी जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, जो लोग देश में हैं या विदेश में हैं, सभी लोगों को प्रणाम, और उम्मीद करते होंगे दैट एवरीवन इज डूइंग गुड और सेफ एंड सिक्योर होंगे इस महामारी के समय में। चाहे अमेरिका हो, इंडिया हो, जापान हो, यूरोप के कंट्रीज हो, हर कोई जो है इस डिजास्टर के समय जूझ रहा है, और हम सब लोगों की यही उम्मीद है कि अपने लोग जो हैं वो सुरक्षित रहें। आप लोगों ने देखा होगा, अगर महामारी की अगर बात की जाए तो उसमें खास तौर पे श्रमिक जितने भाई लोग थे, जो मजदूर थे, अगर मैं गलत ना हूं तो जो लोग बिहार के बाहर काम करने भी गए हैं, चाहे आप यूएस में हो या कहीं भी हो, आप लोग भी श्रमिक हो, तो जितने भी हमारे श्रमिक भाई हैं उनकी जो परेशानियां रही, एक प्रोएक्टिव होकर के गवर्नमेंट को काम करना चाहिए था। जब हमें पता है ये डिजास्टर है, तो हम क्यों नहीं पहले से ही अपने आप को तैयार उस हिसाब से कर लें, ताकि
प्रॉब्लम खत्म ना हो सके, भले ही ना हो सके, लेकिन प्रॉब्लम्स को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। और हर कोई जो है लॉकडाउन के पीरियड में भी इधर उधर सब लोग फंसा हुआ रहा, तो लॉकडाउन इज नॉट द सॉल्यूशन। लॉकडाउन सॉल्यूशन नहीं था, बल्कि आप कह सकते हैं कि एक पॉज बटन का काम करता है अपनी तैयारियों को, कमियों को पूरा करने के लिए। अभी राहुल जी ने विस्तार रूप से अपने दर्द को नहीं, बल्कि पूरे बिहार के दर्द को डिटेल में बताया कि कोई सुनने वाला नहीं है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप मुझसे कहिए, मैं सुनूंगा और मैं समाधान करूंगा। बिहार में सबसे बड़ी जो समस्या है वो है बेरोजगारी का। आप कह सकते हैं कि बिहार जो है सबसे युवा प्रदेश है, जहां युवाओं की आबादी लगभग जो है 60% है। और बेरोजगारी दर आज के डेट में अगर बात की जाए तो 46.6% है बिहार का, विच इज द हाईएस्ट इन द कंट्री। अगर आप बिहार की बात करें, पलायन की बात करें, तो शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर के बड़े पैमाने पे लोग जो हैं 8वीं पास करते ही सीधे कोटा चले जाते हैं ट्यूशन में। अच्छे कॉलेजेस नहीं हैं, अच्छे यूनिवर्सिटीज नहीं हैं। बिहार का पैसा शिक्षा का लगभग जो है बाहर जाता है। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो उस हिसाब से हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सुविधाएं नहीं है, जो कि हम मरीजों की इलाज कर सके, उनको सुविधा दे पाए। तो इस चक्कर में भी लोग जो है बड़े तादाद में लोग जो है पलायन करते हैं, बाहर जाते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य का यानी लगभग अरबों खरबों रुपया बिहार का जो है बाहर जा रहा है। और बिहार के जितने भी प्रतिभाशाली लोग जो हैं, जो आज दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं या विदेशों में हैं, आपने देखा होगा, ऐसा नहीं है कि वो बिहार से बाहर रहना चाहते हैं या बाहर काम करना चाहते हैं। सब लोगों की ख्वाहिश है कि अपनी ही माटी में रहें, यही हम काम करें, लेकिन ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसा माहौल बिहार में नहीं है। अभी हो सकता है बहुत लोग यहाँ जो होंगे आईटी से जुड़े हुए लोग बहुत होंगे। आप बताइए, हम तो आप लोगों से भी पूछना चाहते हैं। सिर्फ मैं तो खुशनसीब हूँ कि आप लोग जैसे बुद्धिजीवियों का, नौजवानों का भी जो है कॉन्फ्रेंस में हमको समय मिला, जहां हम आपकी भी बात को हम सुन सकते हैं, आपके सुझाव को भी हम ले सकते हैं। बिकॉज एक्चुअल पिक्चर क्या है, बिहार के बाहर रह करके जो दर्द आप लोग सह रहे हैं, उसकी हकीकत क्या है, उससे बेहतर आप लोग ही बता पाएंगे। अभी आप देखिएगा आईटी सेक्टर में कितने, क्यों नहीं हम जो है आईटी सेक्टर जो है बिहार में मजबूत कर सकते हैं। अब आप लोगों से पूछना चाहते हैं, आखिर ज्यादा ऐसा क्या वजह है जो हम स्थापित नहीं कर पाते हैं बिहार में। SEZ की बात की जाए, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स की बात की जाए, आईटी पार्क की बात की जाए, तो आप बताइए, अगर आईटी के लिए अगर हमको आईटी पार्क खोलना पड़े तो क्या जरूरत होगी। ज्यादा से ज्यादा माहौल चाहिए और जमीन चाहिए होगा। कि आप लैंड का यहाँ बड़ा प्रॉब्लम होता है, लोग कहते हैं कि समस्या नहीं रहती है, लेकिन आप देखिए, अगर मैं मानता हूं कि अगर इच्छा शक्ति हो, विल पावर हो, पॉलिटिकल विल पावर हो, तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखिएगा जो मौजूदा सरकार है, हम किसी का इंडिविजुअली क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहते हैं, बट वी शुड टॉक ऑन द फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड व्हाट वी हैव सीन इन दीज इयर्स। अभी डबल इंजन की गवर्नमेंट है, सेंट्रल और आपका स्टेट में। बहुत कम ही ऐसा मौका मिला कि ऐसा देखने को मिला हो जहां दोनों केंद्र में भी और राज्य में भी एक ही पार्टी, एक ही अलायंस की सरकार हो। हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू हैव सीन कि अलग अलग सरकार रहती है, जिसका अलायंस सेंट्रल में रहता है, बिहार में किसी और का राज रहता है, बिहार में किसका राज रहता है, सेंट्रल में किसी और का राज रहता है। अगर देखा जाए तो डबल इंजन की सरकार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, आपने कहीं देखा कि किसी भी सीईओ, आईटी कंपनी के बड़े सीईओ से बात करने गए हों बैंगलोर, पुणे, इनवाइट किया हो, इनविटेशन दिया हो कि भाई आओ बिहार, बिहार में इंडस्ट्री लगाओ, विप्रो हो, इंफोसिस हो या कारखाने हो, कभी आप लोगों ने न्यूज देखा? कई दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री तो बाहर जाते हैं, दूसरे राज्य
ही नहीं बल्कि विदेश तक जाते हैं, इनवाइट करते हैं। इफ यू सी मोस्ट ऑफ द साउथ इंडियन गवर्नमेंट्स, तो हमारा जो बिहार का भाई है अगर वो बैंगलोर जा रहा है तो वहां आईटी कंपनियों में काम कर रहा है, तो वैसा इंडस्ट्री हो, आईटी पार्क हो, SEZ हो, हम उस हिसाब का माहौल यहाँ क्यों नहीं बना पाते? तो हम वही कह रहे हैं कि पॉलिटिकल विल पावर की कमी होती है। अब आप देखिएगा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बिहार में जो है बद से बदतर हो गया। बिल्डिंग्स भले ही बना दिए गए हों, लेकिन बिल्डिंग में सरकार बिल्डिंग बना देती है, लेकिन हैंड ओवर करने के वक्त कोई रिसीव करने वाला नहीं रहता है। अगर मान लो कोई एक बिहार सरकार का डिपार्टमेंट है, बिल्डिंग डिपार्टमेंट का काम है कि भवन बना करके अल्पसंख्यक मंत्रालय को हैंडओवर करना है। अब मजबूरी ये है कि वहां कोई रिसीव करने वाला नहीं है, बिल्डिंग खाली है, जर्जर हो जाता है, फिर उसका जीर्णोद्धार के लिए फिर पैसा होता है, एलोकेट किया जाता है। तो ऐसी स्थिति है। मैं बिहार का डिप्टी सीएम भी रहा, मेरे को लगता है जो पॉलिसीज और जो पैसा एलोकेट करते हैं बजट का डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट, वो पैसा जो सेंट्रल में बैठ के, कैपिटल में बैठ करके जो हम लोग डिसीजन लेते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है ग्राउंड में नहीं हो पाता है, पहुंच नहीं पाता है। ये सबसे बड़ी समस्या। और प्रॉब्लम ये है कि भाई जितने अधिकारी होने चाहिए, एक ही लोग पे सारा लोड है, यानी अधिकारियों की भी कमी है, कर्मचारियों की भी कमी है। अब हम एज एन एग्जांपल अगर हम बात करें, एजुकेशन सिस्टम की बात करें, तो फिलहाल बिहार में जहां टीचर्स की बात है अगर हम लोग करें, तो हम लोग चाहते हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले बिहार के लोगों को। जो गरीब का बच्चा जो है वो भी इंग्लिश मीडियम पढ़े, अच्छी शिक्षा पाए, स्कूल में भी सारी सुविधाएं मिले, स्मार्ट क्लासेस से लेके प्ले ग्राउंड, सारी चीजें हों, सारी फैसिलिटीज हों। और इसमें अगर देखा जाए तो इस सेक्टर में जो है दिल्ली गवर्नमेंट ने एजुकेशन में जो है बड़ा अच्छा काम किया है। लेकिन अपने बिहार की बात की जाए तो परमानेंट शिक्षकों की बहाली कब हुई? BPSC द्वारा। वो लालू जी के समय हुई, राबड़ी जी के समय हुई, RJD की गवर्नमेंट में हुई। उन शिक्षकों का वेतन जो मिलता है 70,000 मिलता है, और आज जो सरकारी स्कूल अगर चला पा रहे हैं तो वही चला पा रहे हैं। नीतीश जी ने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऐसे बर्बाद किया है, मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले BPSC होता था, वो रिक्रूट करता था। आज के डेट में जो है मुखिया जो है वो रिक्रूट करता है, पंचायत का मुखिया। वो किसी अपने घर वालों को ही दे दिया, क ख ग घ भी नहीं आता होगा, ABCD भी नहीं आता होगा। हम लोगों ने वीडियोस भी देखे जो वायरल हो रखे। अब शिक्षक जो बहाल हुए हैं उनका वेतन भी आप देखिएगा, कर्मचारी जो है, शिक्षक जो है हड़ताल पे ही रहते सारा टाइम, अपना वेतन बढ़ाओ वेतन बढ़ाओ। लेकिन क्या वाकई में जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो हम लोगों को बच्चों को देना चाहिए वो हम दे पा रहे हैं? जब हम वैसे शिक्षक ही नहीं रख पा रहे, नियुक्ति नहीं कर पा रहे, जो खुद अनपढ़ हो, जो खुद ना पढ़ा पा रहा हो, जो खुद नहीं जानता हो, वो दूसरे बच्चों को क्या पढ़ाएगा? तो नीतीश कुमार जी ने साफ एक वोट बैंक के तौर पे 7 लाख ऐसे शिक्षकों को, केवल वोट बैंक, अगर मल्टीप्लाई अगर आप 5 से कर लीजिए, एक परिवार, एक व्यक्ति को, अगर परिवार में 5 लोग हैं तो 1 into अगर 5 कर लीजिए तो 7 लाख into 5 कर लीजिए, तो उतना वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की गई। उनका इंटेंशन टू गेट वोट्स, नॉट टू गिव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फॉर द पुअर पीपल। तो ऐसे अब शिक्षा व्यवस्था कैसे चलेगी? एक भी अभी परीक्षा जो हो रहा है बिना कदाचार के, बिना चीटिंग के कुछ भी नहीं हो रहा। अभी हम लोगों ने देखा बोर्ड जो है, कंडक्ट जो है सही, यहाँ तो सनी लियोन टॉप कर जाती है। रिजल्ट जब आता है तो होगा, मान लो हमने बोर्ड का एग्जाम ही नहीं दिया, तेजस्वी ने बोर्ड का एग्जाम नहीं दिया, उसका रिजल्ट आ गया, वैसे ही सनी लियोन तो बिहार बोर्ड नहीं दी होगी, लेकिन बिहार बोर्ड का परीक्षा दिया और टॉप भी कर गई। और अब तो अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने आर्टिकल भी पढ़ा होगा, सिर्फ एजुकेशन पे अभी हम बात कर रहे हैं, कि जितने फेल भी हुए थे उनको भी पास करा दिया गया। अब आप लोग इंटेलेक्चुअल हो, बुद्धिजीवी हो, ये स्टेप्स जो गवर्नमेंट द्वारा उठाई गई है, ये कितना फायदा करेगा
ये आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। हम बोलेंगे तो बोलेगा कि राजनीति कर रहा है। अरे राजनीति में है तो राजनीति तो करेंगे, लेकिन एज अ ऑपोजिशन इट इज माय ड्यूटी, बिकॉज विपक्ष जो है वो सरकार का ही अंग होता है। उनके कमियों को गिनाना, सुझाव देना, दूरदर्शिता होनी चाहिए। अगर हमें शुरू दिन से, मार्च के महीने से हम बोल रहे कि मास्क लगाओ, सैनिटाइजर जो है वो लगाओ, सैनिटाइज किया जाए, पीपी किट्स उपलब्ध कराओ। नीतीश जी कहते हैं विधानसभा में कि मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, सैनिटाइज करने की जरूरत नहीं है। तो दूरदृष्टि होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं बिहार जो है पॉलिटिकली और सोशली जो है हमेशा जो है अदर स्टेट के राज्यों से मुकाबले में काफी ज्यादा अवेयर रहा है, पॉलिटिकली और सोशली। तो यहाँ जो प्रॉब्लम जो हो रही है वही अस्पताल, वही आप देखिएगा नीति आयोग के रिपोर्ट में भी अगर आप लोग देखेंगे तो बिहार जो है सबसे फिसड्डी राज्य है। डॉक्टर्स के पास जो है अभी फाइल 6000 डॉक्टर, सॉरी 4000 डॉक्टर का फाइल पड़ा हुआ है, आपका 6000 नर्स का फाइल पड़ा हुआ, लेकिन रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा। मिनिस्टर से सेक्रेटरी, सेक्रेटरी से मिनिस्टर, फाइल घूमते रह रहे हैं लेकिन कोई काम नहीं हो रहा। और अभी पैमाना क्या है कि 1000 पे एक डॉक्टर होना चाहिए। बिहार के शहरी इलाकों का 3700 पे एक डॉक्टर है, और रूरल एरियाज का और भी बुरा हाल है, 17500 पर एक डॉक्टर। तो आप समझ जाइए कि स्थिति क्या है। हम लोग तो चाहते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी का जमाना है, हर एक तरीके से जो है नॉट ओनली ऑल ओवर जो है ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, वेदर इट इज इन एजुकेशन, वेदर इट इज हेल्थ, चाहे रोजगार, एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए। आप बताइए कि बिहार में एग्रो बेस्ड जो है हम लोग क्यों नहीं करते, इंडस्ट्री लाते क्यों नहीं। बिहार में आप देखिएगा फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो है आप खोल सकते हो। मखाना है, केला है, लीची है, आम है, गन्ना है, मक्का है। बल्कि आप लोग अमेरिका में बैठे होंगे, वहां फॉक्स नट्स जो है, मखाना को कहते हैं, फॉक्स नट्स की इतनी बड़ी डिमांड हो गई है। वाई डोंट वी, जो मेरा क्षेत्र राघोपुर आता है, पूरा हाजीपुर का इलाका देखिएगा, पूरा केला जो है, केला का बगान है पूरा। वाई डोंट वी ओपन आपका फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, छोटे छोटे क्लस्टर्स में इंडस्ट्री क्यों नहीं लाते, इनवाइट क्यों नहीं करते, वैसा माहौल क्यों नहीं बनाते। और दुख की बात है कि जो बजट में आप देखेंगे, बजट इज ऑल अबाउट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। बिहार में रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है? जो लोग टैक्स दे पाते हैं बस वही रेवेन्यू, और कोई सोर्सेज तो है नहीं रेवेन्यू का। और एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब प्रत्येक बिहारी पे अगर हम आंकड़ा दें तो 90 के जमाने में पटना का गांधी मैदान, पटना का रेलवे स्टेशन गिरवी था, बिफोर लालू जी। जब लालू जी जब बढ़े और 2005 में जब उन्होंने हैंड ओवर किया, इट वाज इन सरप्लस, 3500 सरप्लस में नीतीश जी को दिया, 3500 करोड़ सरप्लस में दिया। और आज ये स्थिति बनी हुई है कि लगभग एक बिहारी पे 30,000 कर्ज है, एक बिहारी पे 30,000 कर्ज है। अब बात कीजिएगा तो ये लोग कहते हैं डबल इंजन की गवर्नमेंट है, सेंट्रल क्या मदद कर रही है पता नहीं। हम लोगों ने सुना भी था 80,000 करोड़, 90,000 करोड़, लो 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया। ठीक है, बिहार की अपनी प्रॉब्लम है, सुखाड़ है, एक तरफ बाढ़ है जिससे हम लोग जूझ रहे हैं। स्पेशल पैकेज की बात की गई, स्पेशल स्टेटस की बात की गई, लेकिन वेयर बिहार, अगर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, पुल बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? वो पैसा वर्ल्ड बैंक दे रही है, जायका दे रही है, ब्रिक्स से आ रहा है। यानी हम उधार के उधार लिए जा रहे हैं और कर्ज बिहार के लोगों पर और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये बड़ी समस्या है बिहार में। आप देखिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो इंडस्ट्री और कारखाने, मैं 3 कारखाना बोल सकता हूँ, चौथा अगर आप लोगों को ध्यान में होगा तो आप बता दीजिए। रेलवे का पहिया कारखाना परसा, रेलवे कारखाना मधेपुरा, तीसरा जो है आपका मढ़ौरा का कारखाना। 3 कारखाने छोड़ करके अब कोई भी चौथा कारखाना बिहार में नहीं है। ये 3-4 कारखाने को किसने दिया? जब लालू जी रेल मंत्री बने। और
आपको एक बात बता दे, सॉल्यूशन है कि यहाँ इंप्रेशन ऐसे बना दिया जाता है, परसेप्शन किसी का भी बिगाड़ दिया जाए। अब कुछ लोग पहले भी डिबेट करते रहे हो, हमने देखा कि भाई आप लोग नीतू चंद्रा जी से भी बात कर रहे थे। नीतू चंद्रा क्या कह रही थी? यही कह रही थी ना कि बिहार की भोजपुरिया इंडस्ट्री जो है, गाने या फिल्म जो बनाते हैं, पोस्टर ऐसा ही लोग लगा देता है कि वो बिहार का इंप्रेशन बन जाता है। लेकिन वाकई में बिहार के लोग ऐसे नहीं है, बिहार की सच्चाई कुछ और है। ये तो आप ही लोगों के डिस्कशन में ये बात आई थी। तो जो इंप्रेशन जो कुछ लोगों ने बिगाड़ा, बिहार में जंगल राज है, ये है वो है, तो एक मार्केटिंग किया गया परसेप्शन लोगों का बदलने के लिए, जिसमें वो लोग सक्सेसफुल हुए। परसेप्शन जिन लोगों ने बिगाड़ा, नुकसान किसको हुआ? हमको तो नहीं हुआ। हुआ किसको? स्टेट को हुआ, बिहार के लोगों का हुआ, जो नेगेटिव परसेप्शन बिहार का बनाया गया। तो लोगों को सोचना चाहिए इस तरह का काम करने से। तो हम लोग तो पूरी तरीके से, हम युवा हैं, नए सोच के हैं, और हम चाहते हैं जात पात धर्म से ऊपर हट करके सबको साथ लेकर के सबके आइडियाज पे बात करें, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। अब देखिएगा बिहार का हिस्ट्री कितना बढ़िया है, हिस्टोरिकल है। आप टूरिज्म में कुछ नहीं कर पाते। अब रोजगार कैसे मिलेगा? इंडस्ट्री आएगा तो रोजगार मिलेगा, आईटी सेक्टर आएगा तो रोजगार मिलेगा। बाहर के लोग जो जा रहे हैं पढ़ाई करने, दूसरे कॉलेज, बाहर की यूनिवर्सिटीज, पैसा बिहार का बिहार में रहेगा। अगर बिहार में अच्छे कॉलेज बने तो, अच्छे यूनिवर्सिटीज बने तो, अच्छे अस्पताल बनेंगे तो बिहार का पैसा जो अरबों खरबों रुपया जो बाहर जा रहा है यहाँ रहेगा। वो पैसा जो है अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। टूरिज्म में आप देखिएगा सिख भी है, बुद्ध भी है, माता सीता भी है, सूफी संतों का ये हमारा प्रदेश रहा है, लोकतंत्र की जननी है, डेमोक्रेसी है, सारी चीजें हैं बिहार में। लेकिन टूरिज्म के लिए आपने क्या किया? एक बिहार फाउंडेशन है, बिहार फाउंडेशन इज फॉर द एनआरआईज बिहारी। व्हाट डज इट डू? ब्रांडिंग, बिजनेस एंड बॉन्डिंग विद द बिहारीज। अब आप लोग अमेरिका बैठे हैं, बताओ बिहार फाउंडेशन काम कर रहा कि नहीं कर रहा? किसी को पहुंचा है कि नहीं पहुंच पाया है? काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? ब्रांडिंग, बिजनेस, बॉन्डिंग कहां हो रहा है? कुछ भी छोड़ दिया गया है पूरी तरीके से। तो हम तो चाहते हैं कि भाई बाहर के लोग हमारे स्टेट में आए ना आए, दैट इज सेकेंडरी। कम से कम अपने स्टेट वाले लोग जो है शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बाहर ना जाए, रोजगार पाने बाहर ना जाए। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंडस्ट्री लाओ, कारखाने लाओ। और दिस, ठीक है, बिहार इज अ लैंडलॉक्ड स्टेट, we have several problems also, but if you have a willpower, political willpower, so you can clear out all the problems and you can go ahead and work for the Bihar. मतलब ऐसा नहीं है। अब टूरिज्म के क्षेत्र में आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। कितना हम प्रमोट कर पाते हैं अपने आप को? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है टूरिज्म का? स्पोर्ट्स में आप देख लीजिए, तो एज अ बिहारी आई वांट आल्सो कि भाई बिहार का लड़का जाए, गोल्ड मेडल जो है ओलंपिक्स में जीत के आए। क्यों नहीं ऐसा हो सकता है? लेकिन आपका स्पोर्ट्स की पॉलिसी क्या है बिहार की? हरियाणा पंजाब की पॉलिसी इतनी बढ़िया है, लेकिन बिहार की क्या पॉलिसी है? कुछ नहीं है। बिहार में कितना एक्सपोजर मिलता है स्पोर्ट्स में हो या आर्ट या कल्चर वाले हो? तो उस हिसाब से बिहार में वी हैव सेवरल प्रॉब्लम्स। लेकिन बिहार में इच्छा शक्ति की कमी है, और सही से चीजें सब कुछ चलता रहे। हाँ, करप्शन इज द बिगेस्ट इशू इन बिहार, नॉट इन बिहार बट ऑल ओवर द कंट्री। बट व्हाट आई एम वेरी हैप्पी to be the part of this discussion today, because we all are discussing on development. In New India, Modi ji is New India. We are not discussing about the development. We are discussing about Hindu, Muslim, Mandir, Masjid, Pakistan, Kashmir. We are not discussing on the serious problems. What is the serious problem? तो हम तो ये कह रहे हैं कि भाई इस पे जो डिस्कशन हो रहा है, हमको अच्छा लग रहा है कि इस पे भी डिस्कशन हो रहा है। लेकिन आज के डेट में कहाँ ऐसा
प्लेटफॉर्म है जहां जो है डिस्कशन जो है डेवलपमेंट पे हो रहा है, रोजगार के बारे में हो रहा है, जीडीपी के बारे में हो रहा है, इकोनॉमी के बारे में हो रहा है। देश का इकोनॉमी तो कोरोना से पहले जो है नीचे चला गया, 2.5 था। विद द न्यू मेथड, पुराने वाले मेथड से जाते तो शायद जीरो ही रहता। अब तो कोरोना के बाद जो है वो नीचे आ गया, नेगेटिव में चला गया। और बिहार का तो कहना ही नहीं, बिहार का पहले 25 से 26% बेरोजगारी दर था, अब जो है 46 पॉइंट हो गया, तो 20% ऐसे ही बढ़ गया। तो आप देखिए कि लोग जो है करे तो करेंगे क्या, लोग वाकई मुसीबत में हैं। लेकिन लोग यहाँ जिनको सुनाना है, जिनको सुनना है, क्या वो लोगों के बीच जा रहे हैं, वो लोगों का दुख दर्द जान रहे हैं? अगर जान रहे हैं तो बाकी वो इग्नोर कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं से चीजें को गारंटी में लेके रखी हुई है कि भाई हम जात के नाम पे राजनीति कर लेंगे, हम धर्म के नाम पे राजनीति कर लेंगे, और ये राजनीति करके जो है हम फिर से सत्ता में आ जाएंगे। 15 साल 30 साल पहले क्या हुआ, 50 साल पहले क्या हुआ, अंग्रेज के जमाने में क्या हुआ, इसका डर दिखा करके हम लोगों के दिल में जो है जगह बना लेंगे। भाई यहां जब लोग क्वेश्चन करना शुरू कर दें, जब लोग सवालात पूछना शुरू कर दें, तो मेरे ख्याल से चीजें जो है राइट ट्रैक पे आएगी। अभी क्या हो रहा है न्यू इंडिया में, जो सवाल पूछ रहा है, जो सच बोल रहा है, उसको फंसा दो, उसको भेज दो, उसको बदनाम कर दो। और मीडिया का रोल आप सब लोग जानते हैं। डोंट यू थिंक कि मीडिया शुड मोर डिस्कस अबाउट द डेवलपमेंट, जीडीपी, रोजगार के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, फार्मर्स के बारे में, मजदूरों के बारे में। राम मंदिर जो है ठीक है, मंदिर बन गया, लेकिन अस्पताल जरूरत है ना लोगों को। तो ये डिस्कशन आप देखिएगा, पाकिस्तान को मार रहा है तो इसको मार रहा है, हम कहां जा रहे हैं? सब लोग देशभक्त हैं। क्या सच्चा देशभक्त ये नहीं होगा कि भाई देश में लोगों को रोजगार मिले, वो सच्चा देशभक्त नहीं होगा। इंडस्ट्री आएगी तो वो सच्चा देशभक्त नहीं होगा। फार्मर सुसाइड करना बंद कर दे, उनका आय दुगुना हो जाए, तो वो देशभक्त नहीं होगा, वो नेशनलिस्ट नहीं होगा, वो एंटी नेशनलिस्ट हो जाएगा। तो लोगों के दिमाग को ब्रेन वॉश किया जा रहा है और मेन एजेंडा से डाइवर्ट किया जा रहा है, और जिसमें कि मैं फुली कह सकता हूं कुछ लोग डरते होंगे, डर के वजह से जो है वो लोग अपना उनकी बात सुनाते होंगे, कुछ लोग जो है लालच के वजह से। अब आप देखिएगा कि हम तो बहुत सारी चीजें वाकई में कॉन्स्टिट्यूशनल्स इंस्टीट्यूशन जितने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस, क्या वो काम कर रहे हैं ईमानदारी से? दिल पे हाथ रख के कोई भी बता दे, क्या जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो क्या काम कर रही है? तो लोग अगर जस्टिस के लिए कहां जाएंगे? बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या जो रहती है वो अभी भी बरकरार है। जो दौर जिस समय हम लोगों की सरकार थी वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। बट अगर कुछ लोग उसका भय दिखा करके राजनीति करना चाहते हैं, वोट पाना चाहते हैं, तो अगर हम कंपैरिजन की बात करें विच इज बेटर, तो यू शुड बी गोइंग ऑन अ डेटा एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स। बहस के लिए, आकलन करने के लिए आपके पास डेटा होना चाहिए, फैक्ट्स होना चाहिए, फिगर होना चाहिए। उस आधार पे तो 2004 से 2020 तक 4.5 गुना अपराध बढ़ गया बिहार का। 15 साल में 57 घोटाले हुए, अरबों खरबों रुपया। आज तक कोई मंत्री जेल गया, आज तक कोई अधिकारी जेल गया, आज तक जो है कोई कंक्लूजन पे इन्वेस्टिगेशन आया? ये तो बिहार का पैसा था। फॉर एन एग्जाम्पल, लाइफ आई टेक सृजन घोटाला। सृजन घोटाला क्या था? इलीगल बैंक चल रहा था एनजीओ के द्वारा। गवर्नमेंट के ट्रेजरी का पैसा गवर्नमेंट के ट्रेजरी में ना रह करके वो बैंक में रहता था, और वो बैंक जो इलीगल जो चलता था वो इंटरेस्ट पे पैसा देती थी बिल्डर्सों को। किन किन लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट था
ये हमको नहीं कहना है, आप लोग सब लोग जानते होंगे, लेकिन लगभग 3500 करोड़ रुपया सृजन घोटाला में गया, उसका भरपाई कैसे होगा? मतलब सरकार को लैंड एक्वायर करना है तो अपने ट्रेजरी में से पैसा नहीं मांग रही, वो एनजीओ जो इलीगल बैंक चला रहा है उससे हाथ मांग रही कि भाई दे दो थोड़ा पैसा, हमको भुगतान करना है किसानों का जो जमीन अधिग्रहण करना है। तो ऐसे में बिहार का पैसा बिहार में बर्बाद हो जा रहा है। करप्शन, करप्ट लोग जो हैं वो खेल रहे, फूल रहे, एक कॉकस बन गया, एक चैन बन गया है, और इसमें सब कोई जो है पार्ट बना हुआ है। तो हम तो ज्यादा कुछ आपको कहना नहीं है, हालांकि मोर सॉल्यूशन हम ही लोग देंगे, हम ही लोग बैठ करके देंगे, बट फॉर अ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन ये कौन करेगा? आपके पास अगर सॉल्यूशन भी है तो हु विल इंप्लीमेंट द सॉल्यूशन? हु विल इंप्लीमेंट? फिर बेईमान और चोर आ जाएंगे, जब कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सवाल नहीं पूछे जाएंगे, फिर वही माहौल बन जाएगा, तो सॉल्यूशन का क्या कीजिएगा? सॉल्यूशन तो है ही ऑलरेडी। और ऐसा नहीं है, आप लोग आईटी में आप लोग जानते होंगे सॉल्यूशन है, आपसे हम पूछ लिए कि ये सॉल्यूशन है, ये प्रॉब्लम है, इंप्लीमेंट कर देना है, कितना टाइम लगना है? तो इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं, हम तो मोर हैप्पी। एंड जब ये बात आई कि ऐसे डिस्कशन में हम लोगों को पार्ट बनाया जा रहा है, मौका मिल रहा है, लोग हैं, युवा लोग हैं, सब लोग जुड़े हुए हैं, बिहार के बाहर लोग रह रहे हैं, तो हमने कहा जरूर हम इसमें समय देंगे और लोगों का जो सवाल होगा वो भी हम लोग पूछेंगे। जी, आई थिंक और आज तेजस्वी जी, एक्चुअली वी हैव लॉट मेनी पीपल हु हैव जॉइंड, और वो आपसे बातें भी करना चाहते हैं, कुछ सवाल भी पूछना चाहते हैं, बहुतों के पास सवाल है, इसलिए यू नो वंस यू आर डन वी कैन स्टार्ट अप विद द क्वेश्चन आंसर, जस्ट लेट अस नो। नहीं, इट्स ओके, हम तो बोलते ही चले जाएंगे फिर। पूछना शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। Let's start with the question answer. So we have first question from Prakash Jha. He's an agriculture scientist in New Jersey में है, और प्रकाश जी को प्लीज अनम्यूट कीजिए संतोष, एंड देन प्रकाश जी आप प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। Yeah, once again. We will try प्रकाश जी की हम लोग संक्षेप में क्वेश्चन पूछे और संक्षेप में जवाब भी मिले तेजस्वी जी, क्योंकि बहुत लोग लाइन में लगे हुए हैं कि they are getting lots of ping कि मुझे पूछना है सवाल, तो लेट्स कीप इट शॉर्ट। ओके, नमस्ते तेजस्वी जी, आवाज आ रही मेरी? हाँ, मैं यूएस में एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हूँ। मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि बिहार में जमीन काफी उपजाऊ है और खेती के कई सारे पोटेंशियल है, हम सभी जानते हैं, आपने मखाना की भी बात की, बहुत अच्छी बात है, बट एक मुझे ये जानना है कि आपका विजन क्या है कि एग्रीकल्चर हमारा आगे का 5 साल, 10 साल, 20 साल कैसे हो, और युवाओं को उसमें कैसे मेन स्ट्रीम में लाएं ताकि रोजगार बढ़े कृषि क्षेत्र में और फार्मर की इनकम भी बढ़े। तो आपका उसमें विजन क्या है? धन्यवाद। खासतौर पे जो किसानी और लाचारी का रिश्ता आपको तोड़ना पड़ेगा। किसान जो है वो आज के दिनों में लाचार है, आत्मदाह के कगार पे आगे हैं, उनका जो है सही मूल्य नहीं मिलता। और बिहार जो आप जानते हैं कि उत्तर बिहार बाढ़ से डूबा रहता है और दक्षिण बिहार जो है मोटा मोटी जो है सुखाड़ से जूझ रहा है। अभी बिहार में अभी देखा जाए तो ओले गिरे हैं तो फसल का नुकसान हो जाता है। तो अलग अलग जो है एग्रीकल्चर जो है हमारा मत्स्य जीविका है, आपका क्रॉप्स है, और बिहार में सबसे ज्यादा जो है सब्जियों का उत्पादन अगर देखा जाए तो वो समस्तीपुर का इलाका है। तो आप जो है किसान के लिए आपको जो है बेहतर पॉलिसी बनानी पड़ेगी और उनको मजबूत करना पड़ेगा। किसान जब तक मजबूत नहीं होगा, जब तक खासतौर पे उनको ज्ञान भी जो है, लोगों को ट्रेनिंग वगैरह किसान को जो है वो भी जो है अच्छे से आप लोगों को देना पड़ेगा, ताकि केवल जो रूटीन जो आप फार्मिंग करते हैं केवल वही नहीं, और भी ऐसे क्रॉप्स हैं जैसे बिहार में कई हमने सुना है कि भाई यहाँ मोती की भी जो हो रही है वो भी हो रहा है, आपका जो है स्ट्रॉबेरी जो है वो भी पैदा किए जा रहे हैं, उसका जो है मॉइस्चर, क्लाइमेट, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, तो गवर्नमेंट जो है उसको उस हिसाब से। पान की खेती होती है, पान की खेती का जो है आप देखिएगा उसमें वैसे नॉर्मल जितने क्रॉप्स हैं उसके लिए फसल नुकसान होती है तो सरकार जो है बीमा देती है या मदद करती है आर्थिक रूप से, लेकिन पान की खेती में आप देखिएगा इतना पैसा लगता है, इन्वेस्टमेंट लगता है, मेहनत लगता है। अगर वो थोड़ा सा ओला गिर जाए, तेज बारिश आ जाए,
तो पूरा जो है पान की खेती जो है वो पूरी तरीके से, तो आपको एक कम से कम किसानों को एक विश्वास जताना पड़ेगा कि भाई हम आपके लिए खड़े हैं किसी भी हालत में। अब बिहार में दूध उत्पादन इतना ज्यादा होता है, मछली उत्पादन इतना होता है, लेकिन मछली जो है बाहर दूसरे राज्यों से आती है। हम तो चाहेंगे ना कि भाई बिहार का दूध दही जो है दूसरे मुल्कों में भी जाए, दूसरे राज्य नहीं बल्कि दूसरे मुल्क भी जाए। काफी ऐसा होता है। तो उस हिसाब से आप देखिएगा मधुमक्खी पालन है, पशुपालन, पूरी तरीके से जो है इस सारे क्षेत्रों में पॉलिसीज जो है वो बेहतर हम लोगों को बताने की जरूरत पड़ेगी। और कृषि के साथ सारा जो है उन लोगों को बढ़ावा देने की जरूरत है। और मेरे ख्याल से अभी जो है काफी कर्ज भी उन लोगों पे हो जाता है, तो उस हिसाब से उन लोगों को जो कर्ज माफ जो है वो भी करके, क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं काफी समस्या जो है किसानों को आ रही है और फाइनेंशियल स्थिति को देखते हुए। और मंदी की बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ। किसान जो है अपना जो जमीन अपनी जो फसल जो उगाता है वो डायरेक्ट नहीं बेचता, बिचौलियों जो है वो जो है बेचता है। उसमें काफी जो है प्रॉफिट जो है किसानों को लगभग ना के बराबर होती है। मुझे याद है कि जब रेल मिनिस्टर जब पापा थे तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा स्कीम लाया था कि जितने भी स्टेशन हैं वहाँ हम लोग किसानों का मंडी लगाएं, एंड दैट शुड बी अ टोटली एयर कंडीशन। उन्होंने एक एग्जांपल पार्लियामेंट में बोला था, जो जूता हम पहनते हैं चमड़ा का वो एसी शोरूम में मिलता है, लेकिन जो सब्जी जो हम लोग खाते हैं वो सड़कों पर बिखरा रहता है, वहां से खरीदते हैं। तो अगर सही प्रॉपर उनका मार्केट हो, बाजार हो और उनको सुविधाएं दी जाए, दुकान अलोकेट किया जाए हर स्टेशन पे। बिहार बड़ा सौभाग्यशाली है कि आपके हर एक जगह पे आप देखिएगा स्टेशन है, हॉल्ट्स हैं, वहां आप जो है दे सकते हैं। उनके लिए व्यवस्था जो है एयर कंडीशन किया जाए ताकि उनका फसल जो है डायरेक्ट वो आए अपना खेती से उपजाया हुआ जितनी भी चीजें हैं वो डायरेक्ट बेच सके। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग किया जा सकता है। और खास तौर पे बिहार इज एग्रीकल्चर स्टेट, तो काफी चीजें जो है बिहार जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट रहती है। तो हम लोगों का जो कोशिश है, हमने पहले भी कहा था कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट, अब आप देखिएगा कई युवा हैं, कई एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो लोग चाहें तो अगर सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट जो है हम लोग जब डिप्टी सीएम से तो लाए थे ताकि लाइसेंस के लिए दर बदर भटकना पड़े, एक ही जगह जो है लाइसेंस मिल जाए, तो वो लोग इस चीजों में भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट में भी जो है पैसा जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जैसे मखाना हुआ, आपका केला हुआ, आम हुआ, लीची हुआ, आपका मेज हुआ, तो ये सारी चीजें जो है हम लोग जो है क्लस्टर वाइज जो है इस चीज को आगे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि हम जो है इस पे काफी तौर पे स्टडी करवा रहे हैं कि और इनकी लाइफ को कैसे बेहतर बनाया जाए। तो फायदा आपने जो आप लोगों ने जो सवाल पूछा है, बड़ी भड़कम सवाल है कि ब्लूप्रिंट क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा, तो वो केवल जो है 5-10 मिनट में ये सारी चीजें बताई नहीं जा सकती। इसलिए हम लोग जो है बाकायदा हमारी टीम जो है इन सारी चीजों पर रिसर्च कर रही है और क्या बेहतर पॉलिसीज लाए जा सकते हैं, क्या प्रैक्टिकली किया जा सकता है। सिर्फ घोषणा नहीं, व्हाट वी विल से वी विल डू। सिर्फ घोषणा करने से नहीं होगा, घोषणाएं हम लोगों ने बहुत सुनी है। तो मेरे ख्याल से इन चीजों पे भी होगा। और बेहतर होगा कि आप लोग भी भाई एक्सपर्ट हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, लोग जो हैं वहाँ अमेरिका में तो जो है किसानी जो है मशीन से लोग ज्यादा कर रहे हैं, एक से एक मशीन है। यहाँ तो भाई जुताई रुपाई सब जो है हाथी से होता है, लोग फिजिकली खुद ही करते हैं। तो चीजें हैं, आप लोगों के अगर कोई आइडियाज भी होगा तो आई विल मोर वेलकम। जी, दूसरा सवाल है शशांक आनंद की तरफ से। शशांक संक्षेप में अपना सवाल पूछिए, जवाब भी तेजस्वी जी बहुत लोगों का, हम चाहेंगे कि थोड़ा संक्षेप में रहे। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन टू प्लेटफॉर्म तेजस्वी जी। तो आपने जैसे अपना मोस्ट ऑफ द टाइम यू इन्वेस्टेड ऑन टू एजुकेशन, सो मेरा सवाल एजुकेशन के फील्ड से ही है। जैसे हमारा बिल्डिंग बिहार का विजन कहीं ना कहीं एजुकेशन के लिए काफी ऊपर रहा है और उसी को मद्देनजर हम जैसे कि अराउंड 20 से 25 बच्चों का भी हम लोग फंड करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन उसी की तरफ है कि जैसे कि हम बोलते हैं कथनी और करनी में फर्क होता है। अगर हम बिहार में देखें, अभी की सरकार बोलती है कि हमारा एजुकेशन की तरफ ध्यान है, और चाहे दूसरे भी जो पार्टीज अगेंस्ट में है, जो फिर अपोजिशन पार्टी है, उनका बोलते हैं कि बिहार में कि हमारा एजुकेशन की तरफ ध्यान है। पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपका विजन क्या है, जब अभी आप सत्ता में आएंगे तो आप किस तरह से बिहार में एजुकेशन रिफॉर्म देखना चाहते हैं?
क्योंकि कहीं ना कहीं सारे जो भी सेंट्रल के जो भी हमारे जो भी पॉलिसीज है वो बिहार में है, बट बिहार उस तरह से ग्रो नहीं कर पा रहा है। और जब आप उस एक दो रिफॉर्म को बताएंगे तो आप, मैं भी चाहूंगा कि आप कुछ ऐसे एग्जाम्पल दे जो कि आपने अपने क्षेत्र में किया है। आप जहाँ कहते हैं कि आप राघोपुर क्षेत्र से आते हैं, तो क्या आपने कुछ ऐसे एग्जाम्पल सेट किए हैं ऑन ग्राउंड कि हम एक कि जनता ट्रस्ट कर सके उस तरह से, जैसे कि आप काफी इंथुजियास्टिक हैं इसको बताने में कि आपके रिफॉर्म्स आप उस पर काम कर रहे हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपने अपने क्षेत्र में क्या उस तरह के कुछ एग्जाम्पल सेट किए हैं जिसको देखकर हम जनता ये सोचे कि हाँ, जो अगली सरकार आएगी वो हमारे लिए ये रिफॉर्म्स करेगी तो ये हमारे लिए लाभदायक होगा। तो इस पे आप सवाल आपने पूछा है, क्षेत्र का भी जवाब देंगे। हालांकि अपने क्षेत्र में वहाँ पहले इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, हम लोगों ने इंजीनियरिंग कॉलेज जो है उसको शुरुआत करा है, और जब तक बिल्डिंग बन रहा है तब तक जो है किराए पे हम लोगों ने कहीं और शिफ्ट करा रखा है, पढ़ाई चालू। वैसे ही अगर देखा जाए तो महुआ की भी अगर बात की जाए तो वहाँ मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने लाया है। विधायक को इतना पावर नहीं है, कैपेसिटी जो है, जो फंड मिलता है मोटा मोटी गवर्नमेंट को है कि भाई वो विधायक को बहुत लिमिटेशंस है, गली पक्का नालीकरण का, इसका उसका, चापाकल का, इस सब चीज का फंड जो है आप वहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, लिमिटेशंस। लेकिन बीइंग इनटू द गवर्नमेंट के जो स्कीम्स चल रहे हैं वो डिपेंडेंट ज्यादा विधायक लोग रहता है गवर्नमेंट पे, और गवर्नमेंट के जो भी स्कीम्स हो एजुकेशन को लेकर के, नीति को लेकर के, जो भी है आप अगर देखेंगे, हम लोगों का एक मकसद है सबसे बड़ा। जब हम डेप्यूटी सीएम थे तो हम लोगों ने कई बार इस प्रेजेंटेशन को भी हम लोगों ने देखा था कि ई लर्निंग पे हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं। आपको भी पता होगा, सुनेंगे ई कॉमर्स, तो मेरा ये मानना था कि ई कॉमर्स होना चाहिए, बच्चे के जन्म से लेकर के मृत्यु तक उसका सारा जो है रिकॉर्ड वो होना चाहिए। मतलब आप ऑनलाइन भी अस्पताल का जो है बुक कर सकते हैं, मतलब ई लर्निंग की व्यवस्था हो। और खास तौर पे अभी देखिएगा तो कई कोरोना में जितने लोग हैं वो पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, विच इज अफेक्टिंग दैट। तो अब गांव में आप देखिएगा इंटरनेट ही नहीं है, 51% जो है स्मार्टफोन्स ही नहीं है, आपके पास एंड्रॉयड फोन्स नहीं है, तो वो ऑनलाइन कैसे पढ़ाई करेंगे। तो हमारा पूरी तरीके से फोकस था कि ई लर्निंग जो है वो उसकी व्यवस्था हम लोग कराएं। ई लर्निंग की व्यवस्था हम लोगों ने कराया। स्किल्ड बेस्ड जो है वो एजुकेशन होना चाहिए। खास तौर पे अगर आप देखेंगे कि क्वालिटी एजुकेशन बिहार में है ही नहीं। आपको टीचर्स तो चाहिए ना पढ़ाने के लिए बढ़िया, जो जानकार हो, जो पढ़ा सके, या आप ऐसा टीचर रखिएगा जो खुद उसको पढ़ने की आवश्यकता हो। हमने तो पहले ही बोला कि आप जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जब तक आप नहीं दीजिएगा, स्किल बेस्ड एजुकेशन नहीं रखिएगा, एस्टैब्लिशिंग न्यू प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस आप जब तक नहीं बनाइएगा तब तक कुछ नहीं होगा। आप बताइए ग्रेजुएशन बिहार में कितने साल में होता है? बेसिक बीए का पढ़ाई 3 साल में होना चाहिए ना, तो 3 साल में तो हो नहीं पाता है। कई जगह जो 7 साल लग जाता है, कई 8 साल लग जाता है। कई जगह जो प्रोफेसर्स की नियुक्ति नहीं है, सीट्स खाली है। कई जगह ऐसी स्कूल की व्यवस्था है जहां कोई सब्जेक्ट क्लासेस तो छोड़िए, केवल प्रिंसिपल है, और कई जगह ऐसे कि केवल खिचड़ी खिलाया जा रहा है। उनको क्या सुविधाएं मिल रही है? तो हमारा तो पूरी तरीके से फोकस जो है एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दिल्ली भी हमने उदाहरण भी दिया, दिल्ली गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा जो है इस बार पॉलिसी वगैरह इंट्रोड्यूस कराया। तो यू हैव टू बी ओपन व्हेन यू आर इनटू द गवर्नमेंट। तो आपको ऐसा नहीं कि अपनी चीजें थोपनी है, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या चीज प्रैक्टिकल है और क्या चीज जो है जरूरत है। जरूरत क्या है? बिल्डिंग की, स्कूल बिल्डिंग की। स्कूल बिल्डिंग हो गया तो स्कूल बिल्डिंग को चलाने वाला कौन है? पढ़ाएगा कौन स्कूल में? टीचर्स तो होने चाहिए, और टीचर्स हो तो काबिल टीचर्स हो और स्किल्ड बेस्ड हो। और हम तो चाहेंगे कि भाई प्रॉपरली जो है टीचर्स का भी, अगर हम लोग सत्ता में है तो 6 महीने बाद उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए उस हिसाब से ग्रेडिंग भी हो टीचर्स की। ऐसा नहीं है कि भाई हम एक ही जगह जो है थम गए हैं, बढ़ नहीं रहा आगे, तो उस हिसाब से ग्रेडिंग की भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो बिहार का पैसा बिहार में रहे एजुकेशन में, ज्यादा बेहतर। आप बताइए ना, 8वां के बाद तो सब लोग कोटा भाग जाता है, भागता है कि नहीं भागता है? कितना पैसा बिहार का बाहर जा रहा है? यूनिवर्सिटीज कितने अच्छे,
वही यूनिवर्सिटीज है, 7 यूनिवर्सिटीज हैं। अब 5 बिहार में रह गए, 2 झारखंड में चले गए जो लालू जी के समय का है। मौजूदा सरकार ने कितने यूनिवर्सिटीज बना दिए, कितने कॉलेजेस बनाए। व्हाट वी आर सीइंग टुडे कि प्राइवेट स्कूल, हर कोई जो है, अब तो गांव के भी लोग जो है प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, सरकारी स्कूल में कोई पढ़ाना ही नहीं चाहता। आप लोग स्टडी करवाइए। अब बिहार में कोई सरकारी अस्पताल नहीं जाना चाहता, सब जो है प्राइवेट में है। अब प्राइवेट वाला सब लूट रहा है, वो तो लूट रहा है। तो प्रॉब्लम तो आपका तो फेलियर वही है जब आप प्राइवेट सारी चीजें कर रही हैं। तो आप क्या कर रहे हो? स्कॉलरशिप सिर्फ देता है, वो भी जो है उसमें घोटाला हो जाता है। स्कॉलरशिप योजना है, 7 निश्चय में था ना एक क्रेडिट कार्ड योजना भी, वो सारा क्या हो रहा है, क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। जी जी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है जिसको हम लोगों को सॉर्ट आउट करना है। ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जरूरत है कि हम सभी प्रॉब्लम को नहीं मिटा सकते, लेकिन वी शुड बी ऑन अ राइट ट्रैक। हम सही दिशा में बढ़े, और बढ़े तो अच्छे स्पीड में बढ़े। नेक्स्ट सवाल अतुल, नेक्स्ट सवाल आलोक जी की तरफ से है, जो मैं उनका परिचय के रूप में कहूँ, दिस इज अ प्राउड थिंग आल्सो फॉर अस एज अ बिहारी। ही इज एक्स FIA प्रेसिडेंट फ्रॉम न्यू जर्सी। FIA मैंने जैसा पहले भी बताया है, यहाँ पे US में एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, और मैं आई फील प्राउड कि आलोक जी हमारे साथ हैं। जी आलोक जी, आपका सवाल तेजस्वी जी के लिए। थैंक यू राहुल, गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार तेजस्वी जी। आपका सुन के बहुत अच्छा लगा, जानकारी मिली, एंड सभी लोगों का जो प्रश्न है वो एक अपने आप में क्वेश्चन ये लाता है कि हम लोगों को जो बिलीफ नहीं होता है, लाइक काइंड ऑफ द एक विश्वास डेवलप नहीं कर पाते। तो हमारा एक ही छोटा सा प्रश्न है कि हम आप पे विश्वास कैसे करें। उसके लिए मेरे पास एक प्रश्न ये है कि आपके उस जवाब से हमको विश्वास करने के लिए 100% कन्विंस कर सकते हैं, वो कि आप जब डिप्टी CM के तरह बिहार सरकार चलाए, तो आप ऐसे कोई 3 काम ऐसा किए हैं जिसको सुन के हम लोगों को ऐसा लगे कि या ही इज द वन यूथ लीडर हु विल have the great vision and to make Bihar self sufficient। और बस यही है मेरा। जी आपको बता दे तो 3 काम, वैसे काम तो 18 महीने हम डिप्टी CM रहे, काफी ज्यादा काम हुआ था। 3 काम अगर आप देखें तो मेरे पास जो मिनिस्ट्री थी मोटा मोटा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड था, वर्किंग डिपार्टमेंट्स थे। रोड कंस्ट्रक्शन वाज द मेजर डिपार्टमेंट, या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो था। और आपको भी पता है जब सरकार में थे तो सेंट्रल की कोई और गवर्नमेंट थी। आपने कुछ दिन पहले जो है क्या देखा होगा, न्यूज सुनेंगे कि गांधी सेतु का जीर्णोद्धार हो गया। वो कब हुआ, कितने साल से लटका हुआ था? नितिन गडकरी जी थे, हम बार बार गए, हम लोगों ने सोल्यूशन बताया और हम लोगों ने काम शुरू कराया। और आज जो है एक साइड का जो है एक लेन जो है वो चालू किया गया। दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। ये पूरा स्टील स्ट्रक्चर है। और अभी का पुराना जो गांधी सेतु जो था वो गैमन इंडिया बनाया था, और वो पुराने मॉडल के हिसाब से बनाया था। 82 का जो पुराना जो मॉडल था, दुनिया में केवल जो है 3 ही वैसे मॉडल जो है बचे हुए थे। एक गोवा में, वो भी गिर गया, एक चीन में, वो भी गिर गया, ये भी जो है टूटने की स्थिति पे था। जाम की समस्या हमेशा जो है वो लगी रहती थी। तेजस्वी जी, आपके तीन हाँ, गांधी सेतु जो है हमारे टाइम में चालू हुआ, काम जो है शुरू हुआ, अवार्ड हुआ, काम जो है तेजी से हुआ, 22 तक पूरा होना था। दीघा सोनपुर अगर आप देखें, पटना को जो मेन जो है आपको देखना पड़ेगा, हम लोगों ने बिहार के लिए जो है हम लोगों ने मिशन 2020 बनाया था, मास्टर प्लान। मतलब कि हर दूसरे कोने से बिहार के पटना आने में आपको मिनिमम जो है 5 घंटे लगे। हम लोगों ने एक स्टडी भी किया था जहां ट्रैफिक कंजेशन, अभी क्या होता है कि प्रॉब्लम आता है फिर हम काम करते हैं ना। हमारा था कि भाई आगे का फ्यूचर का 2035 तक का हम लोग प्लान लेके चले कि 2035 तक का रोड कंजेशन कितना होगा। बाकायदा हम लोगों ने नेदरलैंड की कंपनी को उसमें इन्वॉल्व किया था, स्टडीज हम लोगों ने किए। उस हिसाब से कहाँ MDR बनना है, कहाँ SH बनना है, कहाँ NH बनना है, कौन सा लिंक रोड होगा। कई जिला हेडक्वार्टर जाते होंगे तो जाम की समस्या रहती है।
Bihar is the first one to introduce a double decker flyover, which will be in Chhapra. वो हमने किया। पहले CRF फंड जो होता था वो आपको 200 करोड़ रुपए मिलता था, हम जाकर के वो 1000 करोड़ लगाए। There were 53 ROBs। रेलवे का जो ब्रिज होता है, ढाला आता है, आपको कई घंटों रुकना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। 2010 से 53 ROB जो है वो पड़े हुए थे, उसको हम लोगों ने क्लियर कराया, अवार्ड कराया, उस पर काम चल रहा है। तो ऐसे अगर आप देखिएगा, प्रमोशन इंजीनियर्स को 36 साल तक नहीं मिला था। आप जब अपने लोगों को एनर्जाइज नहीं कीजिएगा, भरोसा नहीं दिलाइएगा, जो इंजीनियर्स है उनका आफ्टर 36 इयर्स बाद, जूनियर इंजीनियर हो, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, आपका सबका इकट्ठे जो है 36 साल बाद हम लोगों ने प्रमोशन दिया। 6 लेन गंगा ब्रिज जो है, मेरे क्षेत्र में पूछ रहे थे क्या किया गया, तो 6 लेन जो अब तक का टोटल 5000 करोड़ का पुल बन रहा है, जिसमें कि ADB जो है वो बैंक उसने दिया है 3000 करोड़ और 2000 करोड़ राज्य सरकार अपना लगा रही है। वो हम लोगों ने शुरुआत कराई है उसका 6 लेन ब्रिज, विच विल बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर ब्रिज। तो ये सारे काम तो 3 से ज्यादा। आप देखिएगा, सिंगल रोड जितने थे कन्वर्टेड इनटू डबल, जो सिंगल लेन थे उसको हम लोगों ने डबल में कन्वर्ट किया। क्यों किया? 2035 में क्या होगा, कंजेशन को देखते हुए वो इंटरनेशनल रोड कांग्रेस जो है आप में, उसमें हम लोग भाग लेकर के जो है स्टेट हाईवे इंटू नेशनल हाईवे जो हम लोग लगभग जो है कई हजार किलोमीटर जो है SH को NH में कन्वर्ट करा है। और ये नहीं, मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसमें कि एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे पटना में आप देखते होंगे कि बीटा अब शिफ्ट होने वाला है। ये हम ही लोगों के डिप्टी CM रहते हुए ये कैबिनेट से हम लोगों ने पास किया। जो स्टेट अभी जो पुराना एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है पटना का, अब देखिएगा उसमें स्टेट हैंगर में काम चल रहा है टर्मिनल का, तो वो हम लोगों ने पास कराया था। तो हम लोग देखिए, बैंगलोर जाते हो, दिल्ली जाते हो, आप निकलते हो एयरपोर्ट से, आप समझे बीटा का क्या स्थिति था। अब तो बेली रोड पूरा चौड़ा हुआ, हमने कराया। खगौल तक चले जाएगा तो वो चौड़ा हो रहा है। खगौल से पहले ही से वो एलिवेटेड फ्लाईओवर हम लोगों ने प्रपोज किया है कि एलिवेटेड फ्लाईओवर हो, डायरेक्टली आप जो है पटना जो बीटा एयरफोर्स वाला एयरपोर्ट है, अब तो वही होगा मेन पटना का एयरपोर्ट, तो वहां तक एक्सप्रेसवे हो, ताकि लोग आए तो देखे कि भाई बिहार की छवि जैसी दिखाई जाती है वैसी नहीं। तो काम तो हम लोगों ने बहुत किया। और एक सबसे बड़ा काम मैं बताता हूँ, सब लोगों को जानना चाहिए। अभी एज पर जो परसेप्शन है कि हम भ्रष्टाचारी हैं, यही है ना भाई। चलो ठीक है, 18 महीने रहे, लेकिन डिप्टी CM में हम कौन सा भ्रष्टाचार किए वो कोई नहीं बता पाया। तो हम जब 13 साल के थे तो वो उसका आरोप लगा करके मैनिपुलेट किया गया, क्योंकि सरकार को इधर से उधर करना था। और CBI ED तो आप जान ही रहे क्या हाल है। अब आप देखिए, मिनिस्टर के पास, मेरा वर्किंग डिपार्टमेंट था, पथ निर्माण विभाग नोडल डिपार्टमेंट हुआ करता है, यानी व्हाटएवर पॉलिसी जो नोडल डिपार्टमेंट जो लेगी वही वर्किंग डिपार्टमेंट पे इम्प्लीमेंट होगा। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जितने हैं, इरिगेशन, बिल्डिंग, रोड, रूरल रोड डेवलपमेंट, या आपका PhD हो या पथ, इसमें हम लोग नहीं ये बता देते, फाइल जो होता है टेंडर का, EOT का, एक्सटेंशन ऑफ डेट्स, मतलब ठेकेदार अगर समय पे पूरा नहीं करा तो उसको और लंबा करना पड़े, टाइम देना पड़े, एक्सटेंशन देना पड़े। और आपका जो है वेरिएशन का, तीनों का फाइल जो आता था वो मिनिस्टर के पास आता था। और आप बताइए, मिनिस्टर बता पाएगा कि कितना बिल्डिंग में कितना ईंट अक्षर लगेगा? तो इंजीनियर का काम है। किसको अवार्ड देना है टेंडर का, ये क्या मिनिस्टर बताएगा? हमने पहली बार कमिटी बनाई प्रिंसिपल सेक्रेटरी के अंदर, वो कमिटी डिसाइड करती है कि किस कॉन्ट्रैक्टर को कितना एक्सटेंशन देना है, किसको अवार्ड करना है, और कितना जो वेरिएशन का फाइन। मान लीजिए आज छड़ ईंट बालू का कीमत जो आज है कल बढ़ेगा, तो ये मंत्री नहीं डिसाइड करेगा, मंत्री पॉलिसी डिसाइड करेगा कि भाई यहाँ डिसीजन लेगा कि यहाँ ये बनना है। तो ये मंत्री के लेवल तक ये फाइल आता था, यानी भ्रष्टाचार। कंपनी के लोगों को एक्सटेंशन दे दो भाई, थोड़ा पैसा दिया, एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंशन दे दिया, थोड़ा सा टेंडर दिलवा दीजिए तो क्या होता सबको पता है। बजट जो है 2000 करोड़ का होगा कि 4000 करोड़ का होगा ये प्रोजेक्ट का, तो बढ़ा दिया तो उसी हिसाब से परसेंटेज बांधा हुआ था। तो हमने तो फाइल आने से मना कर दिया,
कि ये मिनिस्टर लेवल पे ये फाइल नहीं आनी चाहिए, कमिटी लेवल पे होनी चाहिए और कमिटी को डिसाइड करने दीजिए। तो ये तो सबसे बड़ा काम था करप्शन को रोकने का। हालांकि उल्टा मेरे पे ही केस हुआ करप्शन का, दैट इज डिफरेंट। तेजस्वी जी, अब दूसरे सवाल पे संतोष प्लीज सजन और गोविंद जी को एक साथ अनम्यूट कीजिए, उनका दोनों का सवाल एक साथ ले लिया जाए। संक्षेप में सवाल पूछिएगा साजन जी एंड गोविंद जी प्लीज। संतोष जी, go ahead. So my name is Sadan Gupta. I did my studying in Science School Bhopal. State of the like Jharkhand. आवाज ब्रेक हो रही है। मेरे ख्याल से उसके आसपास। हेलो सर। गोविंद जी आप अपना सवाल पूछिए। गोविंद जी आप अपना सवाल पूछिए। Okay, I think we'll move to next question. That is from Manoj ji from Australia. Manoj ji, आप हैं हमारे साथ? Okay. Rahul, what is the Zoom ID? Zoom ID for I can see Mazdoor Manish from Yam. I don't see Manoj. I think Manoj ji नहीं है। तो next question तन्मय की तरफ से है, please. Okay. हाय तेजस्वी जी, मेरा क्वेश्चन है बिल्डिंग बिहार के मेंबर पीयूष जी और अमित जी की तरफ से कि एज ए पॉलिटिकल पार्टी हमें कैसे इंश्योरिटी मिलेगा कि अगर हम स्मॉल लेवल पे बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, बिहार में इंडस्ट्री बिठाना चाहते हैं, तो सेफ इन्वायरमेंट हमें कैसे मिलेगा? क्योंकि अभी बिहार जाते हैं तो हर एक सोसाइटी के हर एक लेवल पे या तो करप्शन मिलता है, नहीं तो क्रिमिनल सारे मिलते हैं। तो हमें कैसे इंश्योरिटी मिलेगा? क्या मतलब आपका क्या विजन है इसके लिए? और देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जो है बहुत लोगों का है कि भाई बिहार में जो है माहौल ठीक नहीं रहता, डराया धमकाया जाता है, ये रहता है। तो ऑब्वियसली लॉ एंड ऑर्डर को तो आपको दुरुस्त करना ही पड़ेगा, आपको इंश्योर करना ही पड़ेगा कि भाई कोई तकलीफ जो है वो नहीं आनी चाहिए। उसके लिए जो है पुलिस को जो है अपना काम मजबूती के साथ जो है वो करना चाहिए, निष्पक्ष होकर के करना चाहिए। पुलिसिंग में भी अगर आप देखें तो मॉडर्नाइजेशन एकदम नहीं है, पुलिस जो है लड़ने लायक स्थिति में नहीं रहता है। सबसे पहले जो प्रॉब्लम आ रही थी कि अलग अलग जो है लाइसेंस लेने में ही लोग तबाह रहते थे। तो हम लोग जब थे तो सिंगल विंडो जो कॉन्सेप्ट आता है, यानी जो लोग अगर कुछ स्टेट में आना चाहते हैं, इंडस्ट्री लाना चाहते हैं या करना चाहते हैं, तो उनको अलग अलग डिपार्टमेंट भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म पे सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट के थ्रू जो है आपको हर जगह से लाइसेंस मिल जाएगा, जहां आप आकर के अपनी सारी चीजें वो किया जा सकता है। माहौल देखिए, बिहार हो या दिल्ली हो या मुंबई हो, दिल्ली में आपको क्या माहौल अच्छा लगता है? दिल्ली में अगर देखा जाए क्राइम में भी, तो सबसे ज्यादा देश में अगर सबसे ज्यादा क्राइम है तो वो दिल्ली है, एनसीआर का इलाका है। अगर आप देखिएगा और कोई मुकाबले तो क्राइम तो है, लेकिन इसका बिहार का जो ऐसे प्रचार प्रसार हो गया, जैसे कि आप समझे, आज भी देखिएगा रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी हो या कहीं भी हो, लोग तो आते जाते हैं, लोग काम कर ही रहे हैं। अब तो बिहार के ही नहीं बल्कि आप इंटरनेशनल कंपनी जो है, कुछ जो कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह हैं, वो लोग आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब एल&टी जैसी कंपनी भी बिहार में काम कर रही है। तो ये तो एक परसेप्शन बनाया गया था कि जो है माहौल ऐसा है, आप 5 बजे के बाद जो है आप घुस करके निकल नहीं सकते हैं। तो इस तरह का जो है माहौल लोगों को बनाने दीजिए, उससे कोई खराब बात नहीं है। लेकिन हाँ, आपको विश्वास करना पड़ेगा, अपने लोगों पर विश्वास करना पड़ेगा, और बाकायदा जो है माहौल, लोग जब तक आप खड़े नहीं रहेगा। हमको याद है कि हम डिप्टी सीएम थे, तो एक कॉन्ट्रैक्टर्स को जो है धमकी मिला था, तो हम लोगों ने इमीडिएटली जो है फोर्स से लेकर के इंश्योर कराया और उसको तुरंत जो है कार्रवाई करके तुरंत गिरफ्तार करवाया। तो ऐसे में हम लोगों को जो है प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा। और जी आई थिंक 24/7 आपको जो है सिक्योरिटी गवर्नमेंट देगी। ये हम इंश्योर करना चाहते हैं कि अगर आप लोग इन्वेस्ट करें
तो सिक्योरिटी अगर इशू है तो 24/7 जो है सिक्योरिटी हो या बिजनेसमैन और इंडस्ट्री के लोगों को हम जो है सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करें। तेजस्वी जी, एक सवाल इसी से रिलेटेड एक सवाल है। स्टेट्स भी देखेंगे कि नक्सल लाइट इलाका है, हालांकि 2000 के बाद बिहार में नक्सलिज्म जो है वो खत्म हो गया। पहले बहुत प्रॉब्लम था, अभी भी देखिएगा कि कई जगहों पे जो है नक्सल लाइट सब जो है लोग काम नहीं करने देते हैं, तो वो प्रॉब्लम तो रहती है, लेकिन हाँ वी कैन इंश्योर दैट वी कैन गिव 24/7 सिक्योरिटी टू। तेजस्वी जी, नेक्स्ट सवाल है अशोक जी की तरफ से। अशोक जी को प्लीज अनम्यूट कीजिए। संतोष अशोक जी को प्लीज। या अशोक कुमार। हेलो, सुन पा रहे हैं मेरे को? आवाज आ रही है, बताइए। नमस्ते तेजस्वी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बिल्डिंग बिहार में आया। और सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि मैं भी उसी डिस्ट्रिक्ट से हूं जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से, मीरगंज का रहने वाला हूं। और आपके दादी जी का नाम से जो चौक है उसी के बगल में मेरा घर है। सो मेरा प्रश्न बहुत सिंपल है। आप बिहार के भावी नेता हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि बिहार में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपके पास क्या प्लान है, और आप जब सरकार में आएंगे तो आप क्या इम्प्लीमेंट करेंगे जिससे बिहार में रेवेन्यू स्टेट के लिए जनरेट हो। जैसे आपने थोड़ी देर पहले बताया कि कोई रेवेन्यू हमारा जनरेट होता नहीं है, और एक शराबबंदी के कारण और भी रेवेन्यू जनरेट होना बंद हो गया है। तो थोड़ा आप उसके बारे में बताएं हमें। इसी में एक सवाल संतोष की तरफ से है। दोनों सवाल एक साथ ले लीजिए तेजस्वी जी। आई थिंक यू आल्सो हैव लिमिटेड टाइम एंड वी हैव टू रैप अप एज वेल। सो संतोष, आप सवाल पूछिए। हाय तेजस्वी जी, मेरा नाम संतोष झा है, मैं अभी अमेरिका में हूँ। मेरा सवाल ये है कि पिछले 10 साल से हम लोग सुनते जा रहे हैं कि दरभंगा में एयरपोर्ट बन रहा है, दरभंगा में एयरपोर्ट बन रहा है। हमने 10 साल पहले काम शुरू किया था। अभी हम अमेरिका आके जब भी गांव जाते हैं अभी भी लगता है कि इट इज नॉट कम्प्लीटेड। जब भी न्यूज देते हैं, अपडेट देता है, बोलता है कि 6 महीने में होने वाला है, 1 साल में होने वाला है। तो दरभंगा एयरपोर्ट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। कोई भी सरकारी प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट क्यों नहीं होता है, ये हमारा सवाल है। और उसका कोई स्टेटस का अपडेट नहीं पता चलता है कि कब होने वाला है। या आप लोगों को सवाल पूछा, एक रेवेन्यू को लेकर के है, एक जो है प्रोजेक्ट्स, जो मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं टाइम के अंदर क्यों नहीं पूरे किए जाते हैं, उसको लेकर के है। अब आप देखिएगा, बिहार इज अ कंज्यूमर स्टेट। जो आपका जो सवाल है पहले रेवेन्यू को लेकर के कि जनरेट नहीं हो पाता, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि बिहार जो है वो कंज्यूमर स्टेट है। वी हैव टू टर्न इट इनटू अ मैन्युफैक्चरिंग हब। तो आपको तो सबसे पहला काम ही करना है कि कंज्यूमर से आप जो है मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो आप बनाइए, और ये सर्विस जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा स्टेट को। और रेवेन्यू से लेकर के इंडस्ट्री हो, बिजनेस हो, इसको हम लोग बढ़ावा देने का काम करें। जब तक आप बड़े इंडस्ट्रीज लाइएगा नहीं, आप बताइए कि कितने आईटी पार्क हैं बिहार में, कितने कारखाने हैं, तो जब तक लोग आएगा नहीं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट आएगा, टूरिज्म आएगा, टूरिज्म सेक्टर को अगर बेहतर बनाओगे। और स्पोर्ट्स में आप देखिएगा कि लास्ट वर्ल्ड कप 95 में हुआ था, उसके बाद से कोई इंटरनेशनल मैच हुआ है क्या बिहार में? उस समय जिम्बाब्वे हो, कीनिया हो, वर्ल्ड कप जो है, तो उस हिसाब का आईपीएल क्यों नहीं होना चाहिए बिहार में? इतना आप देखिएगा हर स्टेट में हो रहा है, तो रेवेन्यू तो आपको यहीं से मिलेगा। ज्यादातर जो है टूरिज्म को बढ़ावा दीजिए, इंडस्ट्री लाइए, सेक्टर लाइए, और बिहार का पैसा बर्बाद मत होने दीजिए, दूसरे राज्य मत जाने दीजिए। एजुकेशन, हेल्थ हो या रोजगार हो, आप वो सारी चीजें यहीं पैदा कर सकते हैं। और बाकायदा जब अच्छे अस्पताल, अच्छे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज अगर बनने लग जाए, हमको लगता है कि बिहार का पैसा तो बिहार में ही रह जाएगा। और इनवाइट तो करना ही पड़ेगा आपको, तो रेवेन्यू तो वहीं से आएगा। आप बिहार में तो रेवेन्यू का जो सोर्स था वो मेन, आप कह रहे थे कि भाई 5,000 करोड़ रेवेन्यू आता था शराब से, एक्साइज ड्यूटी से। अब कानून तो बन गया कि बंद है, लेकिन चालू है अभी भी। अब क्या स्थिति है बिहार में कि ब्लैक मार्केट हो गया,
पहले बिहार स्टेट को मिलता था 5,000, अब जो है एक ब्लैक मार्केट, एक ब्लैक हब बन गया है, कॉकस हो गया है, गैंग हो गया है, ब्लैक मार्केट बन गई है, जहां 20,000 करोड़ से भी ज्यादा की ब्लैक मार्केट होगी। दूसरा सवाल एयरपोर्ट पर था तेजस्वी जी। एयरपोर्ट पे देखिएगा, कोई भी टाइम प्रोजेक्ट जो है टाइम पे कंप्लीट क्यों नहीं हो पाता। ज्यादा से ज्यादा जो प्रॉब्लम जो आजकल आता है वो जमीन को लेकर के रहता है। आजकल क्या है, नीतीश जी ने इतना जमीन का भाव बढ़ा रखा है बिहार का कि केंद्र सरकार बोलती कि भाई आप जमीन दे दो, कंस्ट्रक्शन हम कर देंगे। अब फिर राज्य सरकार बोलती कि भाई जमीन हम नहीं देंगे, हम कंस्ट्रक्शन कर देंगे। तो ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में बड़ी प्रॉब्लम है, सेंट्रल हो या आपका स्टेट गवर्नमेंट हो। अब आप देखिएगा, मतलब कि जो सर्कल रेट होता है उससे भी मतलब मार्केट वाला जो है वो सस्ता हो गया है, मार्केट रेट, और सर्कल रेट हाई हो गया है। तो ये प्रॉब्लम। तेजस्वी जी, एयरपोर्ट पर आपका क्या वादा रहेगा? आप नहीं, आपको देखिए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देना ही पड़ेगा। अगर आप सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं इंडस्ट्री आए, आप चाहते हैं कि भाई यहाँ हमारा अच्छा कारखाने लगे, बिजनेस हो, बिजनेसमैन आए, आईटी कंपनीज आए, तो यू हैव टू प्रोवाइड। अब दरभंगा के लोग क्यों आएंगे भाई, पटना आना पड़ता है प्लेन पकड़ने। गोपालगंज का लोग जो है, पूछिए इनसे, सभ्या एयरपोर्ट को आप नहीं बना सकते। तो गोपालगंज में सभ्या, ज्यादातर सिवान और गोपालगंज के लोग जो है सऊदी जाते हैं काम करने। मतलब विदेशों का करेंसी वाइज, विदेशी करेंसी सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे है, जहां गोपालगंज और सिवान जिला में आता है, ऑल ओवर द नेशन। ये किसी को नहीं पता होगा। सिवान और गोपालगंज जैसा जिला है पूरे देश में, केरला के बाद सबसे ज्यादा विदेशी करेंसी जो है आपका गोपालगंज में आता है, सिवान आता है। तो आप जो है वहां के लोग आएंगे यहाँ, फिर यहाँ से धो करके जाएंगे दिल्ली, तो आप तो इंटरनेशनल फ्लाइट चालू कर सकते हैं डायरेक्टली जो है, क्यों नहीं चले गोपालगंज से दुबई जाए, इधर जाए। तो टाइम पे तो होना ही चाहिए। तो हम यही कह रहे हैं कि भाई कोऑर्डिनेशन जो है स्टेट में और राज्य में वो होनी चाहिए। और दूसरा हमने ये भी बताया कि आप कमिटी वर्किंग डिपार्टमेंट है, अगर मंत्री अगर डिसाइड करने लगे कि भाई कितना टाइम देना चाहिए कंपनी को, एक्सटेंशन अगर समय पूरा नहीं करा तो एक्सटेंशन दे रहे हो। अभी बांध टूटा ना, तो अभी जो 29 दिन में पुल टूटा होगा गोपालगंज में, जो फ्लड आया गोपालगंज में, किसके वजह से टूटा, क्यों टूटा? वो 8 साल से बन रहा था, 8 साल में 29 दिन बाद टूट गया पुल। तो आप जब तय करने लगेगा कि कौन कंपनी को आप कितना दिन काम कराइएगा, किसको काम दीजिएगा, और आप एक्शन नहीं लीजिएगा, आप ब्लैकलिस्ट नहीं कीजिएगा, बल्कि आप उसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन देते रहिएगा, आप यू शुड बी पनिशिंग दोस कॉन्ट्रैक्टर्स ना। भय है ही नहीं ना। यहाँ क्या है, लोग कमी ढूंढते हैं किस लिए, ताकि चार पॉकेट में पैसा आ जाए, इसलिए नहीं कि आप समय पे काम पूरा कीजिए। हम लोगों ने 18 महीने में हम जितना मेगा प्रोजेक्ट था सारा हम टाइम पे कंप्लीट कराए। वो तो रिकॉर्ड है, वो देने की बात अलग है, लेकिन तभी टाइम पे होगा। टेंडर जो है वो अगर मंत्री तय करने लग जाए तो जी जी। नेक्स्ट सवाल, आई थिंक आपके पास लिमिटेड टाइम है। प्रशांत को अनम्यूट कीजिए। 2 सवाल एक साथ लीजिए संतोष। दिस विल बी द लास्ट और सेकंड लास्ट? थर्ड लास्ट। अच्छा, 3 क्वेश्चन। 3 और क्वेश्चन। हेलो तेजस्वी जी। हाँ बोलिए। तेजस्वी जी, मुझे बस आपकी सारी चीजें समझ में आई, एक चीज समझ में नहीं आई। आपने जैसे बताया कि फर्स्ट डबल डेकर फ्लाईओवर बना है इन द वर्ल्ड, छपरा से इनिशिएट हुआ, तो ये तो मे बी आई ओवरहर्ड यू, बट पहला डबल डेकर फ्लाईओवर तो मुंबई में बना हुआ, इंडिया में ही, वर्ल्ड तो छोड़िए। डबल डेकर नहीं, डबल डेकर कहाँ मुंबई में बना है? हाँ, सांता क्रूज और चेंबूर के बीच। अभी ये पता नहीं आप कौन सा डबल डेकर के बारे में कह रहे हैं। यहाँ ऊपर का जाएगा, एक साइड नीचे से वापस आएगा। आप डबल बात करो। डबल दूसरा सवाल गोविंद जी की तरफ से। गोविंद जी, नेक्स्ट सवाल चलिए। फ्लाईओवर। गोविंद जी की तरफ से नेक्स्ट सवाल है। अगर गोविंद जी राहुल, आई कैन सी गोविंद कुमार एंड गोविंद मिश्रा। ओके, ठीक है। तो मोहम्मद को अनम्यूट कीजिए। ओके। मोहम्मद के बाद चंदन रहेंगे। मोहम्मद और चंदन का क्वेश्चन एक साथ ले लेते हैं।
हेलो तेजस्वी जी, थैंक यू फॉर कमिंग। मैं यहाँ यूएस में हूँ। आपसे सवाल है मेरा कि जैसे अभी करंट सिचुएशन है, फ्लड आया हुआ है, तो हर साल या हर बार डिजास्टर सेम लेवल पे होता है, डिजास्टर में कोई कमी नहीं आता। तो मतलब इससे समझ में आता है कि गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रहा है, क्योंकि डिजास्टर अगर सेम ही लेवल पे हर बार, मतलब अगर डिजास्टर थोड़ा कम हो पिछले सालों से कंपेयर, तो हमें भी लगेगा कि यहाँ कुछ तो हुआ है, कुछ चेंजेस आए। तो ऐसा क्यों है कि डिजास्टर लेवल सेम है या बढ़ता ही रहता है हर साल? और दूसरा सवाल इसी से एडेड है कि क्लाइमेट चेंज अभी वर्ल्ड में सारे मेजर कंट्रीज देख रहे हैं, तो आपका क्या विजन है? व्हाट आर यू गोइंग टू डू इन बिहार और हमारे नेबरहुड में क्लाइमेट चेंज के लिए? एक क्वेश्चन फरज की तरफ से भी ले लीजिए। संतोष फरज का आंसर दीजिए प्लीज। हाँ राहुल, सॉरी, भारत फरज राहुल, आपकी आवाज, नाम बराबर सुनाई दे रहा। फराज वारसी संतोष। फराज, ओके, सॉरी यार, so I have unmuted Faraz also. जी फराज पूछिए, जल्दी पूछिए। In the text there are good हेलो, ओके, तेजस्वी जी आप मोहम्मद के सवाल का जवाब दें। In the text we have a good creative designers also. हेलो जी, तेजस्वी जी आप मोहम्मद के सवाल का जवाब दें। आप बताइए मोहम्मद के सवाल का जवाब जो थर्ड पर था जी। और क्लाइमेट चेंज के बारे में देखिए, हम पहले से कहते रहे कि मान लो एज ए फ्लड जो डिजास्टर है, विच यू कैन कॉल अ नेचुरल डिजास्टर, जो हर साल नेपाल में पानी आती है, एक डिजास्टर होता है। दूसरा, जहां शहर की शहर डूब जाते हैं, पटना जैसा कैपिटल भी डूब जाता है, वो डिजास्टर कौन सा कहलाता है? जहां जल जमाव की स्थिति बनी होती है, जहां वेल प्लान्ड वे में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, तो दैट डिजास्टर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ डिजास्टर। वो इनवाइट किया हुआ डिजास्टर होता है। अगर सम्प हाउस, पंप हाउस पटना का ढूंढा जाए, मैप कहाँ है, नक्शा कहाँ है, तो वो नहीं मिलता, वो तो बहुत ही ज्यादा डिजास्टर्स है। जो कि स्मार्ट सिटी है पटना, आपको पता होना चाहिए, पटना इज अ स्मार्ट सिटी, वो भी डूब रहा है। दूसरा, जो फ्लड का जो जहां तक बात है, हमेशा नदी जो है डिस्कोर्स जो है अपना चेंज करती है। कोसी की अगर बात की जाए खास तौर पे, तो आज इधर से आया बाढ़, तो कोर्स जो है अगले बार जो है दूसरे डायरेक्शन में आए, तीसरे डायरेक्शन में आएगा। तो ये एक बड़ी समस्या बिहार के साथ है, और मेरे ख्याल से कई और मुल्कों में भी होंगी। अभी एक सोशल मीडिया पे भी वायरल किया गया था कि कहीं का फ्लाईओवर बनाया गया नदी को देखते हुए, और नदी का जो फ्लड और पानी जो है कहीं और से निकल आया। हम लोगों को प्रोएक्टिव काम करना चाहिए। ठीक है, इंटरनेशनल इशू है, नेपाल पानी छोड़ता है, वो इंटरनेशनली आपको डायलॉग करना पड़ेगा उस कंट्री के साथ और समाधान करना पड़ेगा। अभी क्या हुआ है कि अभी जो काम चल रहा था कंस्ट्रक्शन का डैम का, जो गेट आपका 8 गेट, तकरीबन 18 गेट बिहार में है, 18 गेट नेपाल की ओर है। नेपाल ने काम करना बंद कर दिया। बिहार जो है डबल इंजन की सरकार है, लेकिन कोई एक्टिव नहीं। ये सारा काम तो पहले ही सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए था, डिजास्टर आने से पहले। जब आपको पता है कि बारिश के महीने में बाढ़ आएगी, इस महीने में पानी बरसता है, बारिश आती है, तो आपका जो अप्रोच होना चाहिए वो प्रोएक्टिव अप्रोच होना चाहिए। Maybe totally you cannot solve the problem कि भैया इंटरनेशनल इशू है, मे बी इट इज अ टाइम टेकिंग थिंग इंटरनेशनली इशू पे, बट व्हाट यू कैन डू इज, आपको पता है ये गांव जो है, इस गांव में, इस पंचायत में, इस जिले में, इस ब्लॉक में पानी आना है, बाढ़ आना है, तो आप उन लोगों को सुरक्षित स्थान पे ले जाइए, प्रोवाइड देम अ कैंप जहाँ खाने पीने की व्यवस्था हो, मवेशी की चारे की व्यवस्था हो, उनके इलाज की व्यवस्था हो, उनके लिए रहने की व्यवस्था हो। तो एटलीस्ट व्हाट यू कैन डू, एटलीस्ट यू कैन प्रोटेक्ट देम। हम उनकी जान तो बचाएं पहले। अब देखिएगा, अब तस्वीरें जो आती है, 2 टीम, एक टीम एक जिला में, यानी टोटल जो है 19 सिविल राहत केंद्र चल रहे हैं। लगभग 1000 से भी ज्यादा पंचायत में, 14 से 16 जिलों में
यानी 54 से 55 लाख आबादी इससे इफेक्ट हुई है। और आपने कितने कैंप लगाए हैं राहत शिविर? 19। और उन 19 राहत शिविरों में आप केवल 29,000 लोगों को खिला पिला रहे हो, रख रहे हो, और इफेक्ट किया ये 55 लाख लोगों पर। तो प्रोएक्टिव अप्रोच होता, आप पहले ही व्यवस्था करा लेते। जी तेजस्वी जी, आई थिंक अब एक सवाल है जी, आदित्य और फराज, संतोष अनम्यूट कीजिए, एक एक करके प्लीज आप लोग सवाल पूछें, और इसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन लेंगे। आदित्य एंड फराज, या तेजस्वी जी, आदित्य बोल रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम लोग पहले सुनते थे कि बिहार और झारखंड एक, जब झारखंड और बिहार में ही था तो हमारे पास इंडस्ट्री बहुत थी, बहुत सारा चीज था। लाइक जब झारखंड चला गया तो बहुत सारा इंडस्ट्री बंद पड़ा हुआ है, जैसे शुगर मिल है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट की बात करें, मुंगेर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, वहाँ पे जहाँ पे पहले हजारों हजार कर्मचारी हुआ करते थे, आज के डेट में कर्मचारी कम होते जा रहे हैं, वहाँ पे कोई रिक्रूटमेंट नहीं है। तो ये चीज हम लोग, सवाल पूछिए। हाँ, तो यही है कि अगर हम लोग मतलब जो बंद पड़ा है उसको खोलने का हम लोग का क्या प्लान होना चाहिए, मतलब आपका क्या विजन है जो फैक्ट्री बंद है? ग्रेट। और फराज का भी क्वेश्चन ले लेते हैं, संतोष, एंड देन फराज। थैंक हेलो इनका वॉइस ब्रेक कर रहा है। चंदन को लीजिए संतोष। चंदन जी का एक सवाल है, और इन दोनों सवाल का तेजस्वी जी आप जवाब दें, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे सेशन। चंदन को अनम्यूट, चंदन इज अनम्यूटेड। हेलो सो मेरा ये सवाल है, थोड़ा पॉलिटिकल सवाल है। हेलो जैसे अभी हम गिना रहे थे कि काफी सारी फेलियर्स है इस गवर्नमेंट की, लेकिन एक अपोजिशन की जिम्मेदारी होती है जो कि गवर्नमेंट के फेलियर्स को पीपल तक लेके जाए। अगर ये अपोजिशन पीपल तक ये बातें नहीं ले जा पा रही है तो क्या ये अपोजिशन का भी फेलियर नहीं है? और दूसरी चीज ये है कि क्या आजकल के जो युवा नेता है वो सिर्फ ये सोशल मीडिया पे के ही नेता रह गए हैं, लोगों तक बीच पहुंचना? आई एम श्योर कि जो कोरोना के टाइम पे जो क्राइसिस था उस समय अगर लालू जी होते तो वो पाबंदी के बावजूद एक सेंटर जाके घूमे होते जाकर। सवाल पे आए प्लीज। तो वो चीज मिसिंग है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इनका समझ गए। नीतीश जी को तो हो गया लगभग 136 दिन से भी ज्यादा हो गया, वो निकले नहीं कहीं। लेकिन सवाल जो है अभी भी विपक्ष से पूछे जाते हैं, जिसका हम वेलकम करते हैं। हम बाढ़ के इलाकों में भी गए, देखा, और जहां मर्डर्स हुए थे उनके पीड़ित के परिवारों से भी हम मिले, उनका अनशन भी तोड़वाया। सोशल मीडिया लॉकडाउन में तो सब चीज जो है, अभी भी आप जो है बैठे हुए हैं, यही माध्यम है जिससे हम आपका सवाल ले रहे हैं। तो सोशल मीडिया तो आपको डायरेक्ट पूछने का हमसे मौका मिल रहा है। और अगर हमारी बात की जाए, हम तो बैठे हुए मिल रहे हैं कि आपको नीतीश जी या बीजेपी के मोदी जी आपसे ऐसे बात करेंगे, वो हमको नहीं पता। अगर बात भी करेंगे तो शायद जो मीडिया में जो है पहले ही प्रचार कर दिया जाएगा, 24 घंटा वही दिखाया जाएगा, अखबारों में वही छाप दिया जाएगा, वही दिखाया जाएगा। अभी तो हमने कहीं अपनी ब्रांडिंग नहीं की, कहीं भी जो है क्वेश्चन भी जो है चूज करके जो है फिल्टर्ड होकर के आते हैं। हम तो आई एम रेडी टू ओपन एन आंसर फॉर एवरी क्वेश्चन एंड आंसर, आई एम ओके विद इट। अब ब्रांडिंग हम करें कि नहीं करें, अगर आज हम ब्रांडिंग कर दें अभी, तो आप भी जो है आप भी आ जाइएगा पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी में कि भाई लोग जो है सेटिंग वाला काम कर रहा है, अपना खाली ब्रांडिंग कर रहा है, जेन्युइन सवाल नहीं पूछ रहा। तो वो तो एक मेंटालिटी है उन लोगों का जो है। अब आप बताइए कि सबसे ज्यादा आप लॉकडाउन के पहले बेरोजगारी यात्रा पे हम लोग निकले, लॉकडाउन हो गया तो क्या कीजिएगा? लॉकडाउन का पहला दो महीना तो हम लोग इंतजार किए कि भाई गवर्नमेंट को थोड़ा सहयोग करो, अगर हम निकलेंगे तो भीड़ हो जाएगी। तो हमारे ऊपर लॉकडाउन में भी जैसे गोपालगंज जा रहे थे तो हम पे केस हो गया, गवर्नमेंट ने केस किया, अभी हमको बेल भी लेना है। उस न्यूज में जो है हम एफिडेविट में देंगे कि मेरे पास केस है, तो हमको भ्रष्टाचारी बोलेगा, क्रिमिनल बोलेगा। हालांकि वह गवर्नमेंट के लोग नहीं पहुंच पा रहे थे, हमको वहां जाना था, पीड़ितों से मिलना था, तो हम पे मुकदमा हो गया, तो हम चोर हो जाएंगे, भ्रष्टाचारी हो जाएंगे, सब हो जाएंगे। अखबारों में अगर आप देखिएगा तो कितना ज्ञापन जो है एक तरफा ही चलता रहता है। बिहार के कभी अखबार के पन्ने खोले,
विपक्ष को कितना स्पेस मिलता है, हम बात कैसे पहुंचाएं, लोगों के बीच जाके ही ना पहुंचाएंगे। और लगातार आप देखेंगे तो कई 1-2 सालों में हम लोग जो है ज्यादा रहे हैं, कई यात्रा हमने की है, जिले हो, ब्लॉक लेवल हो। अभी ड्यूरिंग लॉकडाउन ही हम जितना निकले उतना कोई नहीं निकला है। 4 महीने बाद तो आपका स्वास्थ्य मंत्री निकलता है। क्यों निकलता है? नीतीश जी आज हेलीकॉप्टर से क्यों गए? क्योंकि इस सवाल को हमने उठाया। वो तो भाग रहे हैं, उनको घर से निकाले तो हम लोगों के बोलने की वजह से, प्रेशर के वजह से निकाले। हाँ, दिक्कत क्या है, मोदी जी आपको ग्राउंड में नजर आते होंगे, हर जगह नजर आते होंगे। क्यों? क्योंकि मीडिया पूरा दिखाता है। जी तेजस्वी जी, सवाल सही सवाल पूछता नहीं है। और पहला जो इनका संतोष जी का क्या सवाल था, इससे पहले एक और जो सवाल था उनका, चंदन जी का, आदित्य जी। तेजस्वी जी, मैं धर्मेंद्र, मैं राजगीर से विधानसभा से बिलोंग करता हूँ, नालंदा राजगीर। मेरा क्वेश्चन है कि मेरा एज 35 ईयर्स है, ठीक है ना। और राजगीर विधानसभा क्षेत्र आजादी के बाद से हमको नहीं लगता है कि वो सुरक्षित सीट से उसका चेंज हुआ है, कभी वो सुरक्षित सीट ही रहा है आपका। इस तरह से बिहार में बहुत सारे सीट हैं जो स्टार्टिंग से सुरक्षित ही हैं, उसे चेंज नहीं किया गया। इस पे आप लोग का क्या सिद्धांत, आगे का क्या विजन होगा? नेक्स्ट इसी में और एक क्वेश्चन है कि 15 साल 30 साल हो गया, 30 साल में ना नीतीश जी न माननीय लालू जी कहीं घूमने जाते हैं। अभी एक पुष्पम प्रिया चौधरी, एक नई प्लस पार्टी के प्रेसिडेंट है, वो मैं देख रहा हूँ कि फेसबुक के जरिए या कहीं के जरिए मैं देख रहा हूँ, फेसबुक पे उनका आती रहता है पोस्ट कि हर एक जगह वो घूम रही है, हर एक बंद फैक्ट्री में जाके देख रही है, हर एक गरीब लोगों से बात कर रही है। बट जो बिहार में पार्टी सरकार में है और विपक्ष में है, वो नहीं कहीं जाती है। सवाल पूछें प्लीज, सवाल क्या है? तो सवाल है कि भाई कई सीट जो है रिजर्व हो जाता है और कई सीट जो है अनरिजर्व है, तो स्विच ऑन स्विच ऑफ की नहीं होता है, उसकी अलग प्रक्रिया होती है जो कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है। इसमें पॉलिटिकल पार्टी का कुछ लेना देना नहीं होता कि कौन सा सीट रिजर्व रहेगा और कौन सी सीट नहीं होता। वो एक रोस्टर होता है चुनाव आयोग का, उसके हिसाब से जो है वो रोस्टर बदलते रहते हैं, होता रहा है। तो इसमें तो चुनाव एक अंतिम दूसरा सवाल तेजस्वी जी, दूसरा सवाल है कि 15 साल में एक अंतिम सवाल आदित्य से लीजिए। आदित्य जी बहुत देर से पिंग कर रहा है, वो अंतिम सवाल है तेजस्वी जी, देन विल लीव यू। आदित्य का हो चुका, विल गो विद अतुल कुमार जी। ओके ठीक है, अतुल जी आपका सवाल। नमस्ते तेजस्वी जी, हम भी छपरा जिला से हैं और अभी सैन होजे कैलिफोर्निया में काम करते हैं, एजुकेशन और हेल्थ केयर के स्टार्टअप्स को हेल्प करते हैं। मेरा सवाल ये था कि एजुकेशन से रिलेटेड कि नालंदा विश्वविद्यालय को रिवाइव करने की कोशिश बहुत साल पहले जब एपीजे कलाम ने आइडिया दिया था तो कोशिश थी, बट उसमें घोटाला ही घोटाला चल रहा है। तो हम आपसे एज ए अपोजिशन लीडर पूछना चाहते हैं कि इस तरह के जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को रिवाइव करने हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन हो या प्राइमरी लेवल, हर जगह पे घोटाला है, तो उसके लिए आपका क्या प्लान है? अब घोटाले हो, करप्शन हो तो सजा होना चाहिए, है कि नहीं? सजा होना चाहिए, और पैसा जो घोटाले में जो बर्बाद हुआ उसको रिकवर करना चाहिए, यही दो चीजें होंगी। लेकिन जब सजा ही देने वाला जब कॉन्स्पिरेसी का पार्ट हो जाएगा तो सजा मिलेगा कैसे? आज जितनी एजेंसियां हैं, आप एज एन एग्जांपल सृजन ही घोटाला ले लीजिए, सीबीआई जांच कर रही है, सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन उसमें सबको पता है कि भाई इसमें सत्ता में रहने वाले जितने लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वही लोग पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी हैं, और सीबीआई एक्शन ही नहीं उठा पाते। बताइए, आई एम अमेज्ड टू नो दैट द मेन कल्प्रिट ऑफ द सृजन स्कैम इज आउट। 3300 करोड़ रुपीस, उसको तो रिकवर भी कराओ। लेकिन अभी तो सीबीआई, ईडी, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, उसका तो दुरुपयोग कराया जा रहा है पॉलिटिकली को देखते हुए। तो इसलिए आपको जो है इस चीज को बेहतर बनाना पड़ेगा। और नालंदा का जो राजगीर यूनिवर्सिटी को लेकर के है, सिर्फ राजगीर नालंदा यूनिवर्सिटीज ही नहीं, बल्कि हम तो चाहेंगे कि भाई
और भी जो है यूनिवर्सिटीज जो है बिहार में खुले, प्राइवेट कॉलेजेस बने, ये सारे। और ये नालंदा यूनिवर्सिटी का मोटा मोटी जो है वो यूजीसी का जो मैटर है वो है, इसमें ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट या हम लोग कुछ नहीं, ये मोटा मोटी यूजीसी के अंदर आता है, उसको देखना है। हाँ, लेकिन एज अ बिहार में रह करके काफी यूनिवर्सिटी जो है बिहार सरकार खोल सकती है, जिसने अब तक नहीं खोला है। कई कॉलेजेस खोल सकती है जिसको अभी तक। अब मेरे क्षेत्र में जो इंजीनियरिंग कॉलेज हम दिए उसमें जमीन की बड़ी दिक्कत हो रही थी। राज्य सरकार का इतना जमीन पड़ा रहता है, लेकिन सरकार का अलग अलग नियम है। मुख्यमंत्री देने को तैयार नहीं हो रहे थे क्योंकि वो बीज निगम का जमीन था। हम पूछे भाई ये जमीन खाली है, ऐसे भी इस जमीन पे कुछ नहीं हो रहा, तो यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दो। मुख्यमंत्री जी का था नहीं, बीज निगम का जमीन जो है नहीं दिया जाएगा। हम बोले, प्रेशर डाला गया कि भाई नहीं, खुलना चाहिए यहाँ। लोग जो है इंजीनियरिंग कॉलेज की यहाँ मांग है, खुलनी चाहिए, लोग पढ़ेंगे लिखेंगे। ऐसे भी जमीन जो है इसका कोई इस्तेमाल तो हो नहीं रहा, इतना पानी, छाती भर का पानी लगा हुआ है। अच्छा हुआ इंजीनियरिंग कॉलेज तो उस पर काम चल रहा है, हम लोगों ने कराया। एक फेसबुक से एक क्वेश्चन आया है, फेसबुक लाइव वहां से एक क्वेश्चन आया है, उसको मैं जी, तो सवाल है कि जो है वो बंद पड़े। जाहिर सी बात पे ये बंद पड़े हुए मिल जितने हैं, जूट मिल्स हैं, शुगर मिल्स हैं, ये खुलना चाहिए, लोगों को रोजगार मिलेगा। अब तो पूरी तरीके से जितने भी मिल्स हैं, वहां की जितनी भी संपत्ति थी उसको सब चोरी करके ले जा रहा है, बेच रहा है। जी तेजस्वी जी, एक फेसबुक से एक हमारे लाइव जो है यूजर्स, उनके तरफ से एक सवाल था कि आपके टीम के या फिर सरकार के टीम के जो विधायकगण हैं, उनकी बहुत जगह हम देखते हैं कि काबिलियत में कमी, या फिर वो शिक्षा हो या फिर उनके टेक्नोलॉजी से जो अवेयरनेस आज के वर्ल्ड में होना चाहिए, आज के डेट में वो जो अपडेटेड नहीं रहता है, तो इससे उनके परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है। आपका इस पे क्या कहना है, और आप इसको अपनी टीम को, अपने विधायकगण को आप कैसे अपडेटेड रखेंगे? नहीं, आप देखिए, आपका सवाल है वो केवल एक पार्टी तक सीमित नहीं है। बिहार में अभी भी ऐसी आबादी है जो टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं है। टेक्नोलॉजी से इसलिए अवेयर नहीं, कुछ लोग जो है अफोर्ड नहीं कर सकते, और कुछ लोगों की प्रायोरिटीज जो है वो अलग है। बिहार में आप देखिएगा कि भाई लोगों का नौकरी नहीं मिल रहा, लोगों की खेती अच्छे से नहीं हो रही, लोगों का छोटे मोटे जो व्यवसाय हैं वो नहीं काम हो पा रहा है, तो लोग तो अपने अपने परेशानी में हैं। अगर पार्टी को अगर इस टेक्नोलॉजी लेवल में लाना पड़े, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से सबकी अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं, लेकिन एज एन पार्टी हमारी तो कोशिश हमेशा रही है कि भाई जो सोशल मीडिया जो है और इन सारी चीज़ों का अच्छे से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकें, ताकि हम लोगों से मिल पाए। और ये बेशक नहीं होना चाहिए कि भाई आपको शिक्षा प्राप्त नहीं है तो आप लोगों से मिल नहीं सकते, जुड़ नहीं सकते। ऐसा तो है नहीं कि आप शिक्षित नहीं हैं तो आप मिल ही नहीं सकते। तो ये सारी चीजें हैं, लोगों से जुड़ने के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए शिक्षा नहीं, अनुभव की जरूरत है। और जो उनके बीच रहे हैं, जहाँ रहे हैं, वो सारा जो है वो जुड़ सकते हैं, उसमें कोई भी शिक्षा जो है वो बाधा नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद तेजस्वी जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए, और आपने अपना समय दिया, बहुत बेशकीमती समय दिया। आई थिंक हमने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे, आपने बेबाकी से जवाब दिया। अब ऑडियंस हमारी सुन रही है, आई थिंक दे विल हैव एन ओपिनियन अबाउट यू एंड योर विजन, योर मिशन। मैं अपने दर्शकों से फिर से कहना चाहूँगा कि हर वीक हम किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ते रहते हैं, उनका सवाल, उनको अपने सवाल पेश करते रहते हैं, ताकि सरकार की में जो भी दावेदारी कर रहे हैं 2020 के इलेक्शन में, जो भी पार्टियां दावेदारी कर रही हैं, उनका विजन मिशन हम समझ सकें और बेहतर तरीके से हमें उनका आइडिया लग सके। तो इसी प्रयास के साथ हम अगले हफ्ता फिर एक नई पार्टी के लीडर के साथ आएंगे। तेजस्वी जी, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सारे श्रोतागण को मेरा प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।